जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Assalamu alaikum everyone. So we're starting trigonometry today and हमारे geometry section है उसका बड़ा important part है. Triangles की सारी हम लोग studies और उसमें सारा कुछ पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें इसमें important हैं और paper 4 में भी questions आ सकते हैं. So trigonometry is basically it is the essence of two words. Trigono means triangle, metry means measures. So basically, trigonometry is that branch of mathematics which study uh, the measurements of the triangle. ठीक है जी. So triangle की basically अगर अभी हम देखें तो triangle में जो basic चीजें वो क्या हैं? We're having three angles. Three angles होते हैं triangle में. ठीक है ये this is the first, this is the second, this is the third, and three sides. अब ये चीजें जो तीन और तीन हैं these are important. इनकी स्टडी जो है हमारे पास वो ट्रिग्नोमेट्री की इसमें सारी. ठीक है. सो वी आर इन अ ट्रायंगल वी आर हैविंग थ्री एंगल्स एंड थ्री साइड्स. ये सारा हम डील करेंगे इनको. क्या होता है, किस टाइप के होते हैं, कब एंगल्स हमें अननोन होते हैं तो हम लोगों ने चीजें निकालनी होती हैं जो अननोन होंगी, कुछ गिवन होगा. ओके. दिस इज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ ट्रायंगल व्हिच कॉल दैट एज राइट एंगल. ठीक है. तो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले इसकी जो साइड्स को अगर आप लेवल करें, देखिए नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन फ्रंट ऑफ 90 आपके पास, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, दिस इज द लॉन्गेस्ट लेंथ और इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज. इन फ्रंट ऑफ 90 इज द लॉन्गेस्ट लेंथ व्हिच इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. अब अगर उसने एंगल मेंशन किया होगा तो द साइड व्हिच कंटेन्स द एंगल इन 90 डिग्री दैट इज कॉल्ड बेस. ठीक है. एंड दिस वन विल बी कॉल्ड एज परपेंडिकुलर. ठीक है. In front of 90 is hypotenuse, this is base and this is perpendicular. अब इसमें से अगर हम पार्ट E को देखें, so in front of 90 is this one, this is hypotenuse. Now angle and 90 degree, this is with this line, so ये हमारे पास base आ जाएगा और ये हमारे पास होगा perpendicular जो लास्ट रेड है. ठीक है. So this is how we have to label the right angle triangle. इसमें hypotenuse बड़ा important है. अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं. ठीक है. अब ये रेशियोज क्या होती हैं? वी आर हैविंग थ्री रेशियोज. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी जो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई होंगी. द वेरी फर्स्ट इज साइन एंड एंगल. एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. सेकंड रेशियो इज कॉल्ड कोस. कोसाइन इसे कहते हैं, कॉस हम इसे लिखते हैं. एंड द थर्ड वन इज टेंजेंट. वी जस्ट राइट इट एज टेन, टैन जो हमारे पास होता है. तो साइन थीटा इसकी रेशियो क्या होगी? साइन थीटा ये आपके पास हमेशा होगा, इसका जो फॉर्मूला बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल में वो बनेगा सम पीपल हैव, इट वुड बी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की रेशियो. कोसाइन की क्या होगी जी हमारे पास? कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. टेंजेंट की क्या होगी? परपेंडिकुलर ओवर बेस. अब इसको याद करना, डेफिनेटली यू मस्ट नो दीज फॉर्मूलाज. सो हम लोगों ने जो याद की थे वो इसने की थे सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushes. I don't know the spellings are correct or incorrect, but this is the statement. Some people have. So sign, some people perpendicular have hypotenuse, curly brown hair through proper brushes. Okay, this is how you need to memorize these ratios. Fine. एंड याद रखिएगा ये रेशियोज आपकी हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे लगेंगी. ये द ट्रायंगल व्हिच आर अदर देन राइट एंगल ट्रायंगल कभी भी अप्लाई नहीं. ठीक है जी. तो अब ये अप्लाई कैसे होंगी वो हम लोग देखेंगे. अब देखें, यू पीपल आर हैविंग द ट्रायंगल इन फ्रंट ऑफ यू.
For each of the following right angle triangles, state the value. अब एक हमारे पास क्वेश्चन है, state the value of sin A. ना ये A जो है एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब है इस एंगल की बात हो रही है। साइन A, अगर ये एंगल मेरे पास है, इसको हम डील कर रहे हैं, तो ये वाली लेंथ क्या बनेगी? बेस, क्योंकि 90 और एंगल इस साइड पे है। In front of 90 will be hypotenuse. This will be perpendicular. Okay, now sin A will be some people have perpendicular over hypotenuse. Perpendicular is what? 5 over 13. Got it? Cosine A, वो क्या होगा? curly brown here. Base क्या बनेगी? A को ही हम डील कर रहे हैं, तो 12 over H will be 13. Tangent क्या होगा जी हमारे पास? Throw proper brushes. So perpendicular over hypotenuse. ठीक है, so perpendicular would be 5 and hypotenuse would be 13. These are the ratios. Got it? Specifically, we are dealing with angle A. Sir, won't tan be perpendicular over base? I can't hear you clearly. Can you speak like a bit louder? Sir, won't tan be perpendicular over base? Yeah, perpendicular over base. Through proper brushes. So it would be 5 over what? 12. Thank you. Thank you. So it would be tangent through proper brushes, perpendicular over base. 5 over 12. Now we're having sine B, cos B, and tangent B. So it means that our base and perpendicular will change. इनको देखते हैं आप. Okay, now B का मतलब है ये वाला angle. So the base will become this one. The hypotenuse will be this one, and perpendicular will be this one. Hypotenuse will remain same because this is the length in front of 90. Base and perpendicular हमारा swap हो जाएगा. Okay, so sine B, some people have perpendicular क्या है जी? अब 12 over 13. Curly brown here, cos B would be brown here. Base is 5 and hypotenuse is 13. Throw proper brushes. So perpendicular क्या बनेगा इसमें? 12 over 5. So this is the answers. Got it? Any problem with anyone? Okay, cool. I'm going to the next slide. अब हम लोगों ने unknown find करने यही trigonometric ratios use करके. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो ए पार्ट लिखा हुआ है इसने 8 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है. इट मींस दैट ये लेंथ अननोन है. एंगल आपके पास गिवन है ये 67 और एक और लेंथ हाइपोटेन्यूज आपके पास गिवन. नाउ यू नीड टू यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टू फाइंड आउट द अननोन वन. जी हो रही है तस्वीर. टू फाइंड आउट द अननोन वंस. सो ए अननोन है हमारे पास, तो श्योर ए अननोन है, तो सबसे पहले हम लेबल कर लेते हैं. इन फ्रंट ऑफ 90 इज हाइपोटेन्यूज और दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर. सो आई नीड टू यूज विच रेशियो जिसमें 15 भी आए और मतलब हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर आए, बिकॉज मेरे पास एंगल भी गिवन है. सो इट इज सम पीपल हैव साइन थीटा, थीटा इज 67, एंगल है ये. Some people have A over 15. Got it? Perpendicular, some people have perpendicular is A and hypotenuse is 15. अच्छा, अब 15 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा. याद रखिएगा 15 बिल्कुल पीछे जाएगा. It will not multiply with 67. 67 is the angle and 15 is a scalar number. ठीक है? So ये अब आपने कैलकुलेटर में लिखना है 15 sin 67. You will get the answer 13.8 आ रहा है मेरे पास. So A will be equals to 13.8 centimeters. सर जी, आपने साइन क्यों लगाया है? क्योंकि साइन में ही परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है ना. देखो हाइपोटेन्यूज गिवन है ना,
मैंने वो रेशो चूज करनी है कि जिसमें एक मेरा अननोन यूज हो और एक मेरा नोन यूज हो, क्योंकि अगर मैं कोई और रेशो लगाता उसके साथ बेस होती तो बेस भी मेरे पास अननोन है, तो दो चीजें अननोन हो जाएंगी तो मैं निकाल ही नहीं सकूंगा आंसर। Okay, sir. ओके, नाउ आई एम शिफ्टिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे मेरे पास बेस ये वाली लेंथ है, हाइपोटेन्यूज इज दिस वन एंड परपेंडिकुलर इज दिस वन। कौन सी रेशो लगानी चाहिए जी? एनीवन टू फाइंड आउट बी? Cos. cos cos 61 curly brown here, so base and h is b, so ये आपके पास आ जाएगा b is equals to 17 over cos 61। ठीक है, I think I'm correct with cos, yeah, okay, so 17 divided by cos 61, 35.06, 35.06 centimeter। ठीक है जी। Now we are having two lengths unknown, ये वाला angle given है, so it means that this is b, ये वाली length b बनेगी, this is hypotenuse and this one is base। So आपकी मर्जी है, अब जो भी आप पहले फाइंड आउट करना चाह रहे हो, हमें बेस भी फाइंड आउट करनी है और हाइपोटेन्यूज भी फाइंड आउट करनी है। ये परपेंडिकुलर बनेगी, ठीक है। सो आई एम स्टार्टिंग विद साइन, सो साइन 21.5, some people have 8.9, perpendicular is this one and hypotenuse is h, so h will be equals to 8.9 over sine 21.5, so h आपके पास आ जाएगा 8.9 divided by sine 21.5, that is 24.28, so 24.3 लिख लेते हैं सेंटीमीटर, so we got the value of h as 24.3। okay, now what about g? मैं यहाँ जानबूझ के पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, मेरे पास 8.9 आ गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज आ गया 24.3। what about base? I'll use Pythagoras theorem because it's a right angle triangle, so h का square is equals to p का square plus b का square, so 24.3 का square परपेंडिकुलर है 8.9 का स्क्वायर और b was unknown। आप रेशियोज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास b आ जाएगा, b will be equals to root of this thing, so 24.3 का स्क्वायर minus 8.9 का स्क्वायर, I'm just writing in the calculator and root answer I got 22.61, so b आपके पास आ जाएगा 22.6 सेंटीमीटर। एंड आप कोई रेशो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, यू आर हैविंग हाइपोटेन्यूज, यू आर हैविंग परपेंडिकुलर, यू आर हैविंग वन एंगल, सो यू कैन यूज एनी रेशो यू वांट जिसमें बेस हो, कर्ली ब्राउन हेयर भी हो सकता है और टेंजेंट भी हो सकता है, कोसाइन भी हो सकता है और टेंजेंट भी हो सकता है, ठीक है जी। आई होप थिंग्स आर क्लियर, किसी कोई मसला नहीं है। ओके, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, वी नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ टी क्यू। टी क्यू कौन सा है जी? दिस वन, दिस लेंथ वी नीड टू फाइंड, ये वाली लेंथ गिवन है दैट इज 25, सो ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा बिकॉज स्ट्रेट लाइन है ना, सो दिस इज बेस, this one is hypotenuse and this one is perpendicular, so okay we need to find what tq, so tq is perpendicular और मेरे पास hypotenuse given है, so again sin आएगा, some people that is tq perpendicular over hypotenuse that is 25, so 25 times sine 60 should be equals to tq, so tq आपके पास क्या आ जाएगा जी? 25 times sine 60, that is 21.65, 21.65 सेंटीमीटर्स। या कोई कैलकुलेशन एरर हुआ या कुछ गलत चीज मैंने इनपुट कर दी, आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है जी। सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ tq that is 21.67। now the next is pt, pt किधर है जी? pt is here, okay, so मेरे पास ये tq आया हुआ है
पी टी हमने फाइंड आउट करना है और इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, तो इस तरह से तो ये फाइंड आउट नहीं होगा। मुझे कोई एंगल चाहिए होगा या लेंथ चाहिए होगी। सो क्या चीज होनी चाहिए? सिर्फ मेरे पास टी क्यू है, दैट इज 21.65। पी टी ऐसे नहीं निकलेगा, उसे एक कोई और सपोर्टिव चीज चाहिए। देखें, अगर इफ दिस इज 60, दिस इज 90, कैन आई फाइंड दिस एंगल? व्हाट डू यू थिंक? 180 में से माइनस करूंगा 60 एंड 90, तो ये एंगल आ जाना चाहिए ना। सो फॉर एंगल Q it should be 180 minus 60, sorry 90 minus 60, so ये आएगा 30। So this angle is 30. This is a straight line. 90 plus 30 plus this angle should be equals to 180. So 90 plus 30 plus this angle unknown, इसे x कर लेता हूँ, should be equals to 180. Straight line की property use करें, so angle x will be equals to 180 minus 90 minus 30. So it would be 60. So it means that this angle is what? 60. Now we got one angle and one side, so we can easily find out the PT1. So okay, this is base, this is perpendicular, this is hypotenuse. So base and perpendicular, so I'm using tangent. So tangent 60, throw proper brushes. PT perpendicular over base, that is 21.65. So अभी आपके पास आ जाएगा 21.65 times tangent 60 should be equals to PT. PT आपके पास आ गया जी, 21.65 times tangent 60. That is 37.49 and 89, तो कहेंगे 37.5 centimeter. Got it? So PT की value भी आ गई 37.5. Now the last one is PR. P2R. Okay. So for PR आपके पास आना चाहिए, PR की वैल्यू अगर मैं लिखूं PR को PQ plus QR, क्योंकि इतना गठा तो नहीं आएगा, हम इसे स्प्लिट कर देते हैं PQ and QR. So PQ भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल का, और QR भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, हमारे पास एंगल्स भी हैं। So अगर हम ये वाला ट्रायंगल देखें ना, जो ये नीचे वाला ट्रायंगल है, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। 90 plus 45 plus 45 will give you 180. अब ये एंगल क्या कहलाता है जिसके दो एंगल सेम हो जाए? ये इस तरह। If the two angles of a triangle is same, equal, this triangle is termed as isosceles. So इस isosceles triangle का बड़ी एक अच्छी प्रॉपर्टी है कि जो एंगल के सामने वाली लाइन होती हैं ये इक्वल होती हैं, दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, दो साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो अगर ये 25 है, व्हाट अबाउट दिस लेंथ? दिस विल बी आल्सो 25। ठीक है, आइसोसेलेस की मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। सो QR तो मेरे पास 25 आ गई। नाउ द प्रॉब्लम इज PQ, तो PQ हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। Wait, PQ, let me change the color ताकि हमें पता चले कि हम कुछ और फाइंड। PQ should be equals to under root of 21.65 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना आया मेरे पास 37.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये सारी चीज मैं कैलकुलेटर में लिखता हूँ। रूट ऑफ 21.65 होल स्क्वायर प्लस 37.5 का स्क्वायर, दैट इज 43.3। सो PQ आपके पास आ जाएगा 43.3 centimeters. Got it? Now I can easily substitute my value in my formula. So I need PR. The value of PQ is 43.3 and the value of QR is 25. So इनको ऐड करना है आपने, आपके पास आंसर आ जाएगा 68.3. That's it. So it was a lengthy question, लेकिन हम लोगों ने ratios कैसे apply करनी है, क्या करना है? Mind this thing, all of these three triangles
they are right angle triangle, that's why I'm using the ratios. अगर ये right angle triangle नहीं होंगे, ratios use नहीं होंगे. ठीक है जी, any problem with anyone? Okay. Now finding the angles. Sometimes he'll give you the value straight away. See, sine A is equals to 0.527. तो angle A कैसे find out करेंगे? आप sin जब यहाँ पे होता है, या मैं आपको इस तरह समझाता हूँ, अक्सर कंफ्यूज भी होते हैं. आप sin इनवर्स को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ भी कर दें और इसके साथ भी कर दें. अब sin इनवर्स sin को कैंसिल आउट कर देगा. ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होके 1 बन जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ a रह जाएगा. So angle A will be equals to sine inverse 0.527. And in your calculator you're having the sine inverse thing. आप shift करके sine inverse ला सकते हैं sine का बटन press करके. तो अगर मैं लिखूँ 0.527, so I'm getting the answer as 31.8 degrees. ठीक है, same is the case here. आपके पास A आएगा cos inverse 0.725. Angle A will be equals to shift cos inverse, आपके पास आएगा 0.725, 43.53. ठीक है, थर्ड वाले का आएगा A is equals to tangent inverse 2.56. So shift tangent 2.56, या आपके पास आ रहा है 68.66. So this is how you need to find out the angles. Fine. Okay. Now see these questions. Find the value of the unknown in each of the following. See, the angles are unknown. यहाँ देखें A भी angle है, B भी angle है और C भी angle. तो अब हमने trigonometric ratios देखनी है जिसमें ये दो लेंथ्स लाजमी है. तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है. तो साइन लगेगा, साइन ऑफ एंगल A should be equals to perpendicular some people have. Okay, now A will be equals to angle A हमें चाहिए. Angle A will be equals to sine inverse 12 over 26. ये आप कैलकुलेटर में लिखें, you will get the answer. So sine inverse, फ्रैक्शन का बटन मैंने दबाया, 12 divided by 26 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया. So I'm getting 227.5 degrees. Okay, same is the case here. ये आपके पास बनेगा बेस और ये बनेगा हाइपोटेन्यूज. कोसाइन लगेगा, so angle B will be equals to cos inverse curly brown here 17. So ये आपके पास बनेगा shift cos inverse 10 over 17. ये आ जाएगा 54, almost 54 degrees. लास्ट वाला एंगल C. ये क्या हमारे पास है? दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर. सो टेंजेंट लगेगा, टेंजेंट इनवर्स प्रॉपर ब्रशेस 27 over 11. शिफ्ट 10 इनवर्स आ जाएगा आपके पास. So 27 over 11 you'll get the answer as 67.8. So it is almost 68 degrees. ठीक है जी, क्लियर? This is how you need to find out the angles. Okay. Now in this question, we need to find out the angle MLN. So angle MLN कौन सा बनेगा जी? ML and N. This angle is unknown. सबसे पहले हमने ये निकालना है. तो अगर इसमें हम देखें, दरमियान वाला ट्रायंगल तो नहीं ले सकते. मैं एक मिनट हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको पता चले. दिस ट्रायंगल is not right angle triangle. Got it? So we cannot take this one because यहाँ पे हमारी ratios apply नहीं होंगे. इसलिए for this angle मैं जरा कोशिश करूंगा कि मैं ये वाला ट्रायंगल लेके चलूं. ठीक है, अब इस ट्रायंगल को जब मैंने देखा तो आई एम ओनली हैविंग हाइपोटेन्यूज दैट इज 15.5. मुझे एक लेंथ और जरूर चाहिए
तब जाके ये एंगल x आएगा, ठीक है। सो फॉर दैट वन लेंथ मैं दोबारा इस चीज को जरा रेज कर रहा हूँ, ये वाला हाईलाइट कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल को देखें, दिस इज अनदर राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें एक लेंथ भी मौजूद है और एक एंगल भी है। तो इससे मुझे बड़ी हेल्प आउट मिल जाएगी कि मेरे पास जो एक सपोर्टिंग लेंथ मुझे चाहिए एंगल एक्स के लिए, ये वाली लेंथ में निकाल सकूं, बिकॉज दिस लेंथ इज कॉमन बिटवीन टू ट्राइंगल्स, गॉट इट। सो इस लेंथ को निकालने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है और बेस है। सो कॉस लगेगा हमारे पास cos 38 curly brown here, बेस हमारे पास ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क है ये मैंने डाला है, और हाइपोटेन्यूज आएगा 9.2। So 9.2 times cos 38, that will give you the unknown one. So the question mark will be equals to 9.2 times cos 38. I'm getting the answer as 7.2. So this length is 7.2. ठीक है? Now I can easily find out the angle x. अब मैं बड़े वाले triangle को जरा गौर करूँगा. So for the बड़ा triangle, this is angle x. So it means that this is hypotenuse, and this one will be perpendicular. क्योंकि angle x और 90 यहाँ पे लाइक करें तो ये पूरा base बनेगा. So I will use sine. Sine angle x should be equals to, some people have 7.2 perpendicular over 15.5. So angle x will be equals to sine inverse 7.2 over 15.5. Angle x will be equals to sine inverse 7.2 divided by 15.5. ये आपके पास आ जाएगा 27.7 कर लेते हैं, 27.7, ठीक है, almost 27.7. So angle x will be equals to 27.7. या उसने ऑलरेडी ये 38 दिया हुआ है तो आप इसे 28 ही कर लें, ठीक है, 28 degrees. So angle x will be equals to 28 degrees. So we find out the first one. The length of HL. HL की length find out करनी है. So अगर HL को मैं फॉर्मूले में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ? देखिए HL I can write NL is the total length. Full length है NL, उसमें से NH माइनस कर दूं तो HL आ जाएगा, आ जाना चाहिए ना. The full length is NL, उसमें से NH अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं I will get HL. यही बात है ना. So for that I need NH as well and NL as well. So सबसे पहले हम NL निकाल लेते हैं. मैं कलर चेंज कर देता हूँ दोबारा ताकि हम NL की वर्किंग हमें नजर आ रही हो. So NL हमारे पास क्या है जी? Okay, this is the base. So I'm using Pythagoras theorem. So NL डायरेक्ट में अप्लाई करूँ. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 15.5 का स्क्वायर माइनस होगा क्योंकि बेस हम निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर इज 7.2, ठीक है. सो रूट ऑफ 15.5 स्क्वायर माइनस 7.2 का होल स्क्वायर, दैट इज 13.7. सो NL आपके पास आ गया 13.7. अच्छा, अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है जी? NL आ गया, NH फाइंड करना है. सो NH इस ट्राइंगल का हिस्सा है. दोबारा पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लूंगा. लेट मी चेंज द कलर अगेन. ओके, सो फॉर NH ये आपके पास क्या बनेगा? NH इज परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है. सो NH will be equals to root of 9.2 square minus 7.2 square. ये आना चाहिए 5.7. NH is equals to 5.7. Now I am दोबारा मैं इसमें प्लग इन कर रहा हूँ चीजें सारी, ठीक है. सो HL will be equals to 13.7 minus 5.7.
So 13.7 minus 5.7, the answer is 8. ठीक है जी. So this is how you need to apply the trigonometric ratios to find out different unknown values and known values. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताए. No, sir. Okay, good. अच्छा, नाउ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हम लोग हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं बड़ा इजीली कि हमारे पास एंगल हो और हमारे पास डिस्टेंस हो किसी भी चीज का. मतलब यहाँ पे अगर ट्री है या कोई भी बिल्डिंग है, यहाँ से बिल्डिंग से लेके जिधर मैं खड़ा हुआ हूँ वहां तक का अगर मेरे पास डिस्टेंस हो और जो एंगल टॉप पे बन रहा है अगर वो वाला एंगल अवेलेबल हो तो आई कैन इजीली फाइंड आउट द हाइट बाय अप्लाइंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. सो अब वो यहाँ पे इसने सिचुएशन ये दी हुई है कि ही सेड दैट द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग इज 40. ये जो आपने एफ ए का डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करना है और एंगल है 37. ठीक है. सो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. सो अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो दिस लेंथ विल बी परपेंडिकुलर, दिस विल बी हाइपोटेन्यूज एंड दिस विल बी बेस. सो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगनी चाहिए? टेंजेंट. Tangent 37 through proper brushes. So proper is 40, brushes is FA. So FA अब आपने find out करना है. So 40 over tangent 37. अच्छा, एक बात याद रखिएगा, बच्चे बड़ा इसमें गलती कर देते हैं. They are shifting tangent 37 downwards. तो वो कहेंगे सर tangent inverse हो जाना चाहिए. Tangent तो shift हो रहा है. ऐसी बात नहीं होती. जब टेंजेंट सिर्फ सेपरेटली TAN शिफ्ट होगा तो तब वो वहां जाके इनवर्स बनाता है. अगर टेंजेंट 37 पूरा शिफ्ट हो रहा है तो वो टेंजेंट 37 ही शिफ्ट होगा. सो 40 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 37 दैट इज 53. सो FA is almost equals to 53 centimeters. ठीक है जी. तो ये आपके थोड़े से प्रैक्टिकल applications and trigonometric ratios. You can easily find out the height. Okay. ये भी आप टेंजेंट लगा के आपके पास हाइट है 72, बेस भी है 125. You can easily find out the angle. ठीक है. I'm not solving this question. इसको देखते हैं. इसको देखें या okay. So here we need to calculate the building height RHS. हमने पूरी यहाँ से लेकर S तक की हाइट चाहिए हमें. ओके, नो प्रॉब्लम. देखिएगा ये अगर 32 है so this one should be 32 as well. ठीक है. ऑपोजिट साइड आपके पास 32 आ जाएगी. नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस लेंथ. आपके पास अगर ये 32 मीटर है, एंगल गिवन है, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस वन. दिस वन इज आल्सो 90. सो क्या बनेगा जी? दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज. So I need a base. So I will use tangent. So tangent 22.4, 32 proper brushes. Base is unknown. So base is equals to 32 over tangent 22.4. So B is equals to 32 divided by tangent 22.4. So it is 77.6. ठीक है. 77.6 आपके पास बन रही है लेंथ. So yeah, jaga 77.6. Now my concern is I need to find this height RH. HS मेरे पास already आ चुकी है. So I will use again the trigonometric ratio. ये base बनेगी और ये perpendicular बन रही है because this is hypotenuse. So tangent again लगाऊंगा मैं. Tangent 40.7 should be equals to RH over 77.6. So RH will be equals to 77.6 times tangent 40.7. ठीक है. ये अगर हम लिखें tangent 40.7, so we are getting 66.8 कर लिया. 66.8 centimeters. Now for the total height क्या करना पड़ेगा जी? टोटल हाइट है आपके पास R से लेके S तक. So RS is equals to RH plus HS. So RH हमारे पास कितना आया? 66.8 plus HS is 32. So you'll get the answer.
66.8 plus 32, 98.7 centimeter. This is your answer, final answer. ठीक है जी, आई होप थिंग्स आर क्लियर, कोई मसला नहीं है। ओके आप लोग सारे जरा दोबारा ज्वाइन करें, इसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं कंप्लीट। Now these are very important formulas, ये आप लोगों ने याद करने हैं। ओके ऑब्ट्यूज और एक्यूट केस में आता है साइन एंगल ए, इफ ए इज ऑब्ट्यूज तो आपके पास ये आ जाएगा साइन 180 माइनस ए। ठीक है, साइन एंगल ए शुड बी इक्वल्स टू साइन 180 माइनस ए, ये इसकी इक्वल होगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसको हम आगे अप्लाई करेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। और कॉस का क्या फॉर्मूला है, कॉस एंगल ए शुड बी इक्वल्स टू माइनस कॉस 180 माइनस ए। ठीक है, अब जरा इसको हम अप्लाई करेंगे। आपके पास अब उसने दिया हुआ है गिवन दैट साइन 55 इज दिस वन and cos this one is when corrected 3 significant, cos को भी छोड़ें। Find the value of each of the following without the use of calculator. Okay, sin 125, मेरे पास sin 55 की वैल्यू गिवन है, sin 55 is 0.819। सो अगर मैं अप्लाई करूं ये वाला फॉर्मूला sin a is equals to sin 180 minus a, इसका क्या मतलब होगा कि sin के साथ जो a है that is 125, यहाँ पे अगर sin 180 minus 125 लिखूंगा, got it, because I need sin 125। अब अगर ये राइट हैंड साइड सॉल्व करूं तो sin 180 minus 125 बनेगा 55। अब sin 55 की वैल्यू गिवन है मेरे पास, सो sin 125 की भी वैल्यू 0.1819। दिस इज द आंसर। ठीक है, होप थिंग्स आर क्लियर। हाँ सर, जी जी, ये एक बार दोबारा समझा देंगे। फॉर्मूला लगाया है बस और कुछ भी नहीं किया। ये क्या फॉर्मूला formula? ज़हन में रखना है, sin a is equals to sin 180 minus a। साइन का कोई भी एंगल ए बन रहा है वो इक्वल होता है साइन 180 माइनस ए के। अब मैंने बस साइन 125 माइनस करना है। यस, आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है बस। ठीक है, ए की जगह 125 डालना है, बाकी जहां जहां 125 प्लग इन करोगी तो हमारे पास 55 आ जाएगा और वो उसने दी हुई है वैल्यू। ठीक है, ठीक है। ओके नाउ cos 44, cos 136 गिवन है, सो cos 136 is basically equals to minus 0.719। ठीक है, सो आपके पास आएगा cos a, क्या फॉर्मूला cos a माइनस cos 180 माइनस a। ठीक है, नाउ आई नीड cos 136, यहाँ पे आएगा माइनस cos 180 माइनस, नहीं नहीं cos 44 चाहिए मुझे, 136 थोड़ी चाहिए, सॉरी cos चाहिए 44, तो 180 माइनस 44 लिखूंगा। सो cos 44 should be equals to minus cos 180 माइनस 44 क्या होगा, 136 है ना। सो अब cos 136 की वैल्यू क्या बन रही है, माइनस 0.719, सो माइनस 0.719, सो द आंसर विल बी 0.719, ये आ जाएगा cos 44। ठीक है जी, सर जी जी, सर आपने माइनस कॉस क्यों किए? ये फॉर्मूले का हिस्सा है ना, देखो ये सी cos a is equals to minus cos 180 minus a। सही है सर। तो cos 136 में जो है ना ध्यान रखना कि
उसकी नेगेटिव में वैल्यू है। एक मिनट टेक्स्ट कर दूं। ओके, सो आई होप थिंग्स आर क्लियर। चलें आगे। फाइन, ये भी अब आप कर लेंगे। ये सेम फॉर्मूला से हम लोगों ने अप्लाई करना है। साइन 96 इक्वल्स टू साइन 180 माइनस 96। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे करने की कोशिश करें, देखें आंसर क्या आ रहा है क्लास के बाद। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड इफ यू आर डन विद these questions. These are important ones. Questions काफी ज्यादा आ रहे हैं। Okay, now see here. He said that we're having this figure में से explain नहीं करना चाह रहा। उसने कहा sin angle DAC निकालें, ये वाला है sin angle DAC। so sin angle DAC कैसे निकाला जा सकता है कि जब पहले एंगल हो DAC, अगर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, sin angle DAC should be equals to sin 180 माइनस एंगल DAC, यही होना चाहिए। सो अगर 180 माइनस DAC देखूं तो मेरे पास ये एंगल नहीं बन रहा 180 माइनस DAC। देखें यहां से लेके यहां तक पूरा बन रहा है 180, और अगर मैं इससे ये वाली चीज सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये वाला एंगल बनना चाहिए। सो 180 माइनस DAC इज इक्वल्स टू दिस एंगल। बन रहा है ना ये एंगल, तो इसका मतलब है कि साइन 180 माइनस DAC आई कैन राइट इट एज साइन एंगल DAC। इसकी जगह में एंगल BAC लिख सकता हूँ। किस किस को ये स्टेप नहीं समझ आया मुझे बता दे, ये ना हो कि बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम हो। नहीं आया सर। नहीं आया समझ? नहीं सर। देखो ना, ये पूरा 180 डिग्री बनता है, स्ट्रेट लाइन है ना। 180 में से मैं अगर DAC को माइनस कर दूं, ये वाला पोर्शन निकाल दूं, मैं हाईलाइट करता हूँ इसको। 180 पूरा था और ये वाला पोर्शन निकाल दूं 180 में से, तो ये वाला एंगल बन जाता है नीचे वाला। इस चीज को हम स्टडी कर रहे हैं। फॉर्मूला पहले मैंने अप्लाई किया और फिर इस चीज को हम स्टडी कर रहे हैं। सो 180 माइनस DAC इज एक्चुअली इक्वल्स टू एंगल BAC। बन रहा है ना ये वाला एंगल DAC। दैट्स इट। सो इस पूरे की जगह मैंने सिर्फ इसका आंसर लिख दिया एंगल BAC, वो मैं निकाल सकता हूँ इजीली, एंगल BAC। समझ आया रिदा कुछ? जी सर। अच्छा, BAC के लिए क्या करना होगा जी? ये वाला एंगल चाहिए और हमारे पास तीनों रेशियोज हैं, तो हम कोई भी लगा सकते हैं। मैं साइन लगा देता हूँ, साइन एंगल A कह देता हूँ इसे। some people have perpendicular is this one, hypotenuse is this one. So 8 over some people have that is 17. So angle A will be equals to sine inverse 8 over 17. तो ये जो एंगल BAC है ये मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 8 over 17. That is 28, almost 28. Now, if you need sine angle DAC, you just need the value of sine 28. So you can easily find out sine 28. क्या आएगा इसका आंसर जी हमारे पास? Sine angle DAC will be equals to sine 28. That is 8 over 17. ये होना चाहिए। देखें आप, आप कैलकुलेटर में लिख के यू कैन गेट द आंसर एज 8 over 17 क्या बन रहा है साइन 28, 0.4694। इसमें आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे।
The answer will be 0.47 कर लेते हैं, ठीक है. So sine angle DAC will be equals to 0.47. Any problem with anyone? No, sir. Okay. Now what about cos DAC? Cos angle DAC will be equals to negative cos 180 minus DAC. Formula लगाया. और 180 minus DAC will be equals to what? Negative cos angle DAC. वही चल रहा है. 180 minus DAC basically equals to DAC, and that is negative cos 28. ये आप निकाल लें, क्या वैल्यू बनेगी? Cos 28 0.88 आ रहा है, तो मैं minus 0.88 लिखूंगा. This is the answer of the second. ठीक है. Now tangent ACB. Tangent ACB is easy. आपने वही बस इस C का एंगल इसके अकॉर्डिंगली टेंजेंट निकालना है. So अगर ये होगा तो ये बेस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. So मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ थर्ड का. Tangent angle ACB through proper brushes. So that one will be 15/8. ठीक है. So 15/8 का क्या आंसर होगा? 15 divided by 8. That is 1.875. So इस पूरी चीज का आंसर होगा 1.875. Because tangent angle ACB हमने निकाला, तो 1.875 will be the answer. Assalamu alaikum everyone. I don't know, मैं पर्सनल मीटिंग आईडी से कर रहा हूँ, वो पता नहीं किस तरीके से मीटिंग स्टार्ट कर रहा है, बट मैंने लिंक सेंड कर दिया. So we were doing trigonometry yesterday, और कुछ क्वेश्चंस किए थे. साइन 180 साइन A is equals to साइन 180 minus A. ये वाला फॉर्मूला. अब जरा ये क्वेश्चन देखें, ये आया है जरा पास पेपर में, वही अभी मैं पेस्ट कर रहा था. सो when sin x is 0.36, find the acute angle x, and उसके बाद उसमें find the obtuse angle x. acute angle x का क्या है? आप x डिग्री करें, साइन उधर जाके इनवर्स होगा, साइन इनवर्स 0.36. ठीक है. so the answer will be sin inverse 0.36, ये आएगा 21.1. ठीक है. now for the obtuse angle वो होता है जो 90 से बड़ा हो. so अगर मैं देखूं, उसने लिखा हुआ है कि साइन अगर 21.1 होगा, इसे अगर फॉर्मूले को देखो, साइन 21.1 होगा, वो इक्वल होगा साइन 180 माइनस 21.1 के. तो दूसरा एंगल कौन सा आ सकता है जो x का बन सकता है? सो इट वुड बी 180 माइनस 21.1. 180 माइनस आंसर करूं तो ये बनता है 158.8. जी जी. ये ए कैसे निकाला है? कौन सा ए नहीं निकाला, x निकाला है. यहाँ देखो ना, साइन x इक्वल्स टू 0.36 है ना, तो साइन यहाँ पे हो रहा है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स. तो साइन इनवर्स 0.36 लिखा तो 21.1 आया. ठीक है, सही है. अच्छा. सो ऑब्ट्यूज एंगल का मैं कह रहा था, यू नीड टू यूज दिस फार्मूला. सो इसका मतलब है अगर साइन 21.1 की जो वैल्यू होगी, वही वैल्यू साइन 159.9 की होगी. ठीक है. सो 159.9 डिग्रीज दूसरी वैल्यू ये है. ठीक है, क्लियर? तो ये वाले फॉर्मूलाज कल हम यूज कर रहे थे. इस तरह के क्वेश्चंस इनके आ जाते हैं. एनी प्रॉब्लम? इन दोनों में x की वैल्यू सेम रहेंगी. आप साइन 21.1 लिखें कैलकुलेटर पे या 159.9 लिखें, द वैल्यू विल बी ऑलमोस्ट सेम. ओके.
Now we are shifting to area of the triangles. Area of triangles जो हम लोगों ने अभी तक पढ़े, that is linked with the perpendicular height. ठीक है? Area of triangle is equals to 1/2 times base times height और 1/2 base into h. ये तब पॉसिबल है जब आपके पास perpendicular height given है. ठीक है? Exact perpendicular height. यहाँ देखें ये perpendicular height given है. यहाँ देखें perpendicular height given है. Perpendicular height is the proper height जो 90 डिग्री का एंगल बनाए बेस के साथ. ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तो परपेंडिकुलर हाइट गिवन है तो आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. और अगर परपेंडिकुलर हाइट गिवन नहीं है, फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ दिस हाइट आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 4, अब एरिया कैसे निकालें? सो उसके 3 फॉर्मूलाज हैं. या पहले चलिए ये वाला कर लेते हैं, दैट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं आगे बताता हूँ. कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. क्या होगा? 1/2 बेस इनटू हाइट. सो 1/2 बेस क्या होगी? 8.4 और हाइट क्या होगी? 3.5. ऑलराइट, सो ये आप कैलकुलेट कर लें. 0.5 टाइम्स 8.4 टाइम्स 3.5. you'll get the answer as 14.7. ठीक है, so this is only possible when you're having a perpendicular height. अगर ये नहीं है तो फिर formulas different. yes, सबसे पहले हम लेबलिंग चेक कर लेते हैं ट्रायंगल्स की कि लेबलिंग कैसे की जाती है ट्रिग्नोमेट्री में. फिर उसके बाद हम फॉर्मूला पे आते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर हाइट नहीं गिवन तो कैसे होगा. देखिए, वर्टेक्स और एंगल कैपिटल लेटर से डिनोट होते हैं. वर्टेक्स मींस कॉर्नर पॉइंट्स. ये एंगल से भी डिनोट होगा, तो एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी, एंड ये कॉर्नर है आपके पास. लेंथ के लिए आपका ये सिनेरियो होता है कि इन फ्रंट ऑफ बी वी आर हैविंग स्मॉल बी. ये पूरी लेंथ जो AC की लेंथ है वो स्मॉल b से रिप्रेजेंट होगा. इन फ्रंट ऑफ C विल बी स्मॉल c. इन फ्रंट ऑफ A विल बी स्मॉल a. ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है लेंथ्स ऑफ द ट्रायंगल. स्मॉल लेटर से ये डिनोट होते हैं और एंगल्स आपके पास कैपिटल लेटर से डिनोट. ओके, नाउ दिस इज द फॉर्मूला if you're not having the perpendicular height. अगर perpendicular height नहीं है and you want to find out the area of the triangle, what you need to do? 1/2 AB into sin C. बड़ा आसान है से याद करना. पहली दो लेंथ्स आपने यूज करनी है और एंगल जो है वो C वाला यूज होगा. मतलब ये तीनों लेटर आने चाहिए. AB into sin C या फिर 1/2 BC into sin A. देखें तीनों लेटर यूज हो रहे हैं. तीसरा फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 AC into sin B. अब इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, अब ये आपके पास 3 ट्रायंगल्स बने हुए. इसने क्या कहा जी कि आप एरिया निकाल के बताएं मुझे. जब मैंने ट्रायंगल देखा तो उसकी परपेंडिकुलर हाइट तो गिवन ही नहीं है. मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट गिवन होनी चाहिए थी, नहीं गिवन. तो इसका मतलब है कि आई नीड टू शिफ्ट माय फॉर्मूलाज टू दिस वन. अब मैंने देखा कि मेरे पास चीजें हैं क्या. देखिए, इन फ्रंट ऑफ B विल बी स्मॉल b, तो B 3 है. A के सामने स्मॉल a आ जाएगा, A 2 है. C का एंगल गिवन है, तो इट मींस दैट आई विल यूज दिस फॉर्मूला. सो क्या होगा? 1/2 टाइम्स A 2 है टाइम्स B 3 है टाइम्स साइन एंगल C. एंगल कितना C बन रहा है? 49. ये आपने स्ट्रेट अवे सारी चीजें कैलकुलेटर में लिखनी है. यू विल गेट द आंसर. 2 तो हो जाएगा कैंसिल. 2 से 3 into sin 49 लिखें, आंसर आना चाहिए 2.26. सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल बनेगा 2.26 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब सेकंड पार्ट को देखें. इन फ्रंट ऑफ B स्मॉल b, इन फ्रंट ऑफ C स्मॉल c और A का एंगल गिवन है. तो इसका क्या मतलब होगा कि मैं सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ. 1/2 B into C into sin A होगा 1/2 B क्या है जी? 3, C क्या है? 2, sin A क्या होगा? 49. तो you can easily find out the answer. 3 into sin 49 ये भी आपका बनेगा 2.26. Now third, you are having angle B और length C है small और A जो है वो small a है.
तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, you'll get again the same answer. ठीक है, सो ये तीनों मैंने डिफरेंट क्वेश्चन तो खैर है कि इसमें एंगल सिर्फ मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तीनों फार्मूलाज किस सिनेरियोज में इस्तेमाल हो। बाकी ये फार्मूला आपको याद होने चाहिए, ये गिवन नहीं है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी 1/2 AB इंटू साइन सी, या BC इंटू साइन ए, या AC इंटू साइन बी। लेटर तीनों यूज होंगे, ये बात याद रखना। दो लेंस होंगी एक एंगल, दो लेंस एक एंगल, दो लेंस एक एंगल। ठीक है, तो मैं जरा क्वेश्चन अब सॉल्व करता हूँ। देखें, अब वो कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। सबसे पहले एक हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ A स्मॉल a, इन फ्रंट ऑफ C स्मॉल c, और एंगल B गिवन। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होना चाहिए? 1/2 A टाइम्स C टाइम्स साइन B। ठीक है, सो 1/2 A होगा 12.4, C होगा 9.8 और B होगा साइन 43। बस ये अब आप कैलकुलेटर में डालें, यू विल गेट द आंसर। 0.5 into 12.4 into 9.8 into sin 43, 41.4 आ रहा है आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर। ठीक है जी, क्लियर? दिस इज हाउ वी नीड टू फाइंड आउट द एरियाज अगर परपेंडिकुलर हाइट नहीं गिवन। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड इज लाइक आसान सी चीजें, कोई इतनी खास मुश्किल नहीं। ओके, now he said that given the area of the triangle ABC is 145, find the value of x. No problem. In front of A small a, in front of B small b, और angle C given है। तो इसका मतलब है एरिया का फॉर्मूला यूज करूंगा 1/2 A B into sin C, और एरिया गिवन है 145, तो एरिया A की जगह 145 लिख दूंगा इक्वल्स टू 1/2। व्हाट इज माय A? दैट इज 3x। व्हाट इज माय B? दैट इज 5x। व्हाट इज माय C? दैट इज 94, एंगल 94 आ रहा है। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 145 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये बन जाएगा 290, और 3 इंटू 5 क्या होगा 15, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर इंटू साइन 94। सो ये होगा 290, साइन 94 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा साइन 94 इक्वल्स टू 15x स्क्वायर। अब 15 भी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। 15 को यहाँ से मैं रेज कर रहा हूँ, x मैंने निकालना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? x निकालना है तो रूट आप लें दोनों तरफ, ताकि ये स्क्वायर को कैंसिल आउट करे। ठीक है, नाउ योर आंसर विल बी x इक्वल्स टू, ये सारी चीजें आप कैलकुलेटर में लिखें, आपके पास आंसर आ जाएगा। आप लोग भी जरा साथ सॉल्व करें, ताकि ये ना हो कि कोई मेरे आंसर में और आपके आंसर में कोई फर्क हो, ताकि हम देख सकें। 15 into sin 94, so my answer is coming as 4.4 centimeters. ठीक है जी, so the value of x will be 4.4 centimeters. चीजें गिवन है आपके पास, वही आपने प्लग इन करनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपने सॉल्व करनी है, दैट्स इट। ठीक है जी, गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ, इसने क्या फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड आउट करना है। अगर मैं पैरेललोग्राम को बीच में से इस तरह कट कर दूं, डायगोनल एक बना दूं, एक ट्राइंगल ये बनेगा और दूसरा ट्राइंगल ये बनेगा, और दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल भी 117 बन रहा है, ऊपर वाली लेंथ भी 5.8 बनेगी, पैरेलल हैं और इक्वल होंगी, और ये वाली भी 5.3 बनेगी। सो अब सिनेरियो ये है कि अगर मैं एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूं,
तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा. So okay, in front of n is small n, in front of p is small p, and angle m है मेरे पास. So formula will be area is equals to 1/2 multiply by small n multiply by small p and then sine angle m. ये आपके पास आ जाएगा 1/2. n क्या बनेगा 5.3, p क्या बनेगा 5.8 into sine 117 degrees. ये अब आपने डालना है. So 0.5 into 5.3 times 5.8 times sine 117. So I'm getting 13.7. अब 13.7 आया एक ट्राइंगल का. I need two triangles, तो times 2 करूंगा. So 13.7 times 2, ये आपके पास आएगा 27.4. ये एरिया आ जाएगा. It's 27.4 centimeters square. ठीक है जी, क्लियर? Any problem with anyone? No, sir. Okay. Find the area, find the problem. Yeah, this one is very important. इसको हम करेंगे सॉल्व. ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं. सबसे पहले तो एरिया निकल आएगा ना जी अब. ठीक है, आई एम नॉट सॉल्विंग दिस पार्ट. वो कह रहे हैं कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी सी. अब सिनेरियो ये है कि हमने ए से बी सी तक की लाइन ऐसी लगानी है कि वो परपेंडिकुलर लाइन हो. मैं कोशिश करता हूँ कि वो लाइन बन सके. आपने एग्जाम में बनानी नहीं होती, बस जनरल रफ सा लेआउट बनाना. ए से बी सी तक की लाइन ऐसी बने कि वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो. मैं थोड़ा ऊपर करके बना देता हूँ. हालांकि ये परपेंडिकुलर बन नहीं रही, बट आई विल अज्यूम दैट कि ये परपेंडिकुलरली हिट हो रही है. ठीक है, अगर परपेंडिकुलरली हिट हो रही है तो ये 90 डिग्री बनना चाहिए. बस ये 90 डिग्री इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, बिकॉज दिस इज अ स्केचिंग. मैं इतना ज्यादा एक्यूरेसी नहीं लाना चाह रहा, सिर्फ समझने के लिए काम कर. अच्छा, अब अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब है कि ये बनेगी बेस. राइट एंगल ट्राइंगल आ गया ना. इन फ्रंट ऑफ 90 इज व्हाट? हाइपोटेन्यूज. ये हाइपोटेन्यूज आ गया, और एक एंगल भी हमारे पास आया, एक लेंथ भी है. व्हाट ही सेड, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी सी. सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी सी. तो ये वाला डिस्टेंस हमें चाहिए, और इस डिस्टेंस को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कहते हैं. ये भी याद रखिएगा. अक्सर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की भी बात कर लेते हैं. तो याद रखना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है. ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, नाउ वी कैन यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. आपके पास परपेंडिकुलर आपको चाहिए, हाइपोटेन्यूज गिवन है, और एंगल भी गिवन है. आई विल यूज साइन. सम पीपल have, that is 32 hypotenuse. ठीक है, so 32 into sine 67, that will give you a perpendicular. So perpendicular आपके पास आ जाएगा 32 sine 67, so 29.5 almost. ये आपके पास आंसर आ जाएगा 29.5 centimeters. So this is the perpendicular distance from A to BC, and याद रखिएगा this is also called the shortest distance from A to BC. ठीक है जी, क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसके बहुत से क्वेश्चंस मैंने IGCSE में देखे हैं जो हमारे पेपर 4 में आते हैं. Any problem with anyone? I'm going to the next one. Sure, क्या करें? Yes. Now he has given us yeah, okay. He said that ये जरा देखिए, इसमें पूरी सी डिटेल बताई हुई है. इन ट्रायंगल PQR एंगल वो गिवन है 55. 3QR is equals to 4PR.
मतलब 3QR इज इक्वल टू 4PR बनेंगे। अगर तो मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड कर दूं, सो QR इज इक्वल टू 4/3PR। सो अगर ये देखें, QR की लेंथ बेसिकली इक्वल है 4/3PR, और ये वाली लेंथ PR ही है, ठीक है। सो ही हैज गिवन अस द area of this triangle and he said find the length of QR. Okay, QR हमें चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं PR की बजाय QR को सपोज करवा लेते हैं। देखिए अगर 3QR इक्वल्स है 4PR, तो 3/4 QR होगा PR की वैल्यू, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्योंकि QR हमें निकालना है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू QR, तो QR ही रहेगा, और PR चेंज हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी 3/4 QR। यहाँ से PR की वैल्यू होगी 3/4 QR। अब एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2, आपने ये दोनों लेंथ लेनी है। सो इन फ्रंट ऑफ R ये स्मॉल r है, ये स्मॉल p है, ये स्मॉल q है। p और q आपने स्पेसिफिकली लेनी है, p टाइम्स q टाइम्स साइन r, ठीक है। ये क्यों दो लेनी है, क्योंकि एंगल हमें 55 गिवन है, तो आई कैन ओनली चूज दैट फॉर्मूला व्हिच हैव दिस एंगल थिंग। तो p क्यों पीछे मल्टीप्लाई होगा और r ये होगा। नाउ एरिया इज 158 1/2, p आपके पास है QR, तो मैं स्ट्रेट अवे QR लिख रहा हूँ, तो q आपके पास है 3/4 QR, ये पूरी लेंथ क्या थी 3/4 QR, इनटू साइन एंगल r, r कितना है 55। ओके जी, अब 158 1/2 एंड 3/4 मल्टीप्लाई करते हैं और साइन 55 या साइन 55 को छोड़, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4 होता है 3/4 8, QR इंटू QR होता है QR स्क्वायर, और ये आ जाएगा साइन 55। 8 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, साइन 55 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा जाके डिवाइड, और यहाँ आ जाएगा QR का स्क्वायर। QR की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए QR को अलग किया। ना रूट लें दोनों साइड पे, ये अब आपने कैलकुलेटर में लिखना है, यू विल गेट द आंसर, ठीक है जी। तो आई एम राइटिंग दिस थिंग डाउन, 158 टाइम्स 8 डिवाइडेड बाय 3 into sin 55, ये आ रहा है आंसर सर 20 जी। सर ये 3/4 क्यों और कहाँ से आए? ये इधर से, ये इक्वेशन उसने दी हुई है ना, ये इसने क्वेश्चन में दी हुई है, तो उससे फिर मैंने ये डिराइव किया है। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वहां जाके डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब है कि जो लेंथ पी आर है, लेंथ जो पी आर है मेरे पास, वो बेसिकली इक्वल है 3/4 क्यू आर के, तो पी आर की बजाय मैंने 3/4 क्यू आर लिखा हुआ, ठीक है। पूरी लेंथ पी आर की बजाय 3/4 क्यू आर लिखा हुआ है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दी हुई इन्फॉर्मेशन। ओके सर। तो क्यू आर की वैल्यू होगी 22.7 सेंटीमीटर। आई होप थिंग्स आर क्लियर। Okay, going to the next one. Yes, now the sine rule. ये भी बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। देखें, आप तीनों तरीके से a ओवर साइन a इक्वल्स टू b ओवर साइन b इक्वल्स टू c ओवर साइन c, ये फॉर्मूलाज हैं जिसको हम कहते हैं साइन रूल। इनमें से आप दो यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द अननोन वैल्यूज, और इवन द फॉर्मूला कैन बी रिटन एज साइन a ओवर a, साइन b ओवर b एंड साइन c ओवर c। अब डिपेंड करता है कि अगर आप एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आई सजेस्ट कि आप लोग एंगल ये वाला फार्मूला पहले लिख लें, और अगर आप लेंथ फाइंड आउट कर लें तो आप ये वाला फार्मूला बाद में लिख लें।
ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन आपको पता है कि इन फ्रंट ऑफ ए विल बी स्मॉल ए, in front of C will be small c, and in front of B will be small b. And these small a, b, and c, they represent the lengths of the line segment. ठीक है, अब ये अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये मैं आपको बताता हूँ. देखें, the very first thing he said that find the angle C. तो एंगल C तो आप इंटीरियर प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से भी कर सकते हैं. That one would be 180 minus 67.6 minus 45.5, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल विल बी 180. तो आखिरी हम लोग इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं. सो ये आपके पास बनेगा 180 minus 67.6 minus 45.5. That one is 66.9. 66.9. तो एंगल सी आ गया. अब वो कह रहे हैं द लेंथ ऑफ एंगल, द लेंथ ऑफ बी सी. बी सी की लेंथ अगर मैं देखूं तो वो बन रही है इन फ्रंट ऑफ ए, दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल ए. करेक्ट, दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल ए. सो ए मुझे अब चाहिए. इसके अलावा मेरे पास सपोर्टिंग लेंथ कौन सी है, सी की है, सी गिवन है मेरे पास. अब देखिएगा मैं फॉर्मूला कैसे पिक करता हूँ साइन लॉ का. जो चीज अननोन है सबसे पहले मैंने वो लिखी, a divided by sin a should be equals to, now what, which length is given, c divided by sin c. got it? अब आप अपनी वैल्यूज डालें इसमें. a अननोन है, sin a, sin angle a, angle a क्या है जी, 67.6 should be equals to c क्या मेरे पास बन रहा है 7.6 divided by साइन एंगल सी क्या होगा 66.9. ठीक है, अब ये साइन 67.6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो द वैल्यू ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू 7.6 इनटू साइन 67.6 डिवाइडेड बाय साइन 66.9. ये अब आपने कैलकुलेटर में लिखना है, यू विल गेट द आंसर. 7.6 साइन 67.6 divided by 7.6 sin 67.6 divided by sin 66.9. यार ये ब्रैकेट्स ना लगाने पे भी सिंटैक्स एरर दे रहा है. पता नहीं आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं साथ के नहीं कर रहे. मेरा तो ये सिंटैक्स एरर पे सिंटैक्स एरर दे रहा है. उफ, तीनों ब्रैकेट्स लगानी पड़ेगी. Sir, you have to put a multiply sign as well after the bracket. No, it's kind of like एक मिनट, let me share the calculator जो मेरा प्रॉब्लम आ रहा है. मुझे दिखाने दें यार, ऐसे ये आपका भी एग्जाम में प्रॉब्लम आ जाएगा. स्क्रीन में शेयर करूंगा, फिर आधों को नजर ही नहीं आएगी. चलो okay. I think so the calculator is here in front of you people. जिनको नहीं नजर आ रहा वो जरा दोबारा ज्वाइन कर लें. 7.6 सॉरी, पहले हम ये लगाते हैं 7.6. इसको मैं ब्रैकेट में Sir, रखता हूँ. so you need to put a multiply sign in between them, otherwise it doesn't work. Yeah, that's why I'm putting the brackets. No, it sometimes still doesn't work even though you put the brackets. Okay, let me try. You have to put it multiplication sign. Yes. Sin 66.9. So it's 7.64. But Safiya is 100% right. If sometimes ये वाली brackets भी अगर हम नहीं बंद कर रहे हैं ना, तो वो मुझे syntax error दे देता है. See? और हम जल्दी में ये brackets ही नहीं बंद कर रहे होते हैं. But even if 7.6 भी brackets में नहीं है, मतलब multiplication sign नहीं आ रहा बीच में, मैंने इस तरह लिख दिया, हालांकि mathematically it's 100% right, तब भी वो syntax error दे रहा है.
तो अकॉर्डिंग टू सफिया के हमें इससे क्या करना चाहिए, बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन डालना चाहिए. Oops. Again, it's showing syntax error. Why? Sir, because there's a missing bracket in the Yeah, exactly. Yes. Now it's like, okay. Okay, so you can put the brackets between 7.6 or you can put the multiplication sign. So ये ना हो कि वहाँ पे आप कंफ्यूज हुए में कि यार ये तो आंसर ही नहीं आ रहा, तो हमने तो क्वेश्चन ही शायद गलत लिखा हुआ है. वैसी बात नहीं है. ठीक है, so it's 7.639. So you just have to round it off to the 2 decimal places, so it would be 7.64. ठीक है. Okay. Now in figure this one, find the angle C. Now this time we cannot apply the interior properties of a triangle. It means that I need to go for the sine rule. Okay. So angle C, I need to start my formula from sine C divided by C. And then I need to check which supporting thing I'm having. So I'm having small b and even angle B as well. So it should be sine B over small b. Now sine C over small c is 7.5. That should be equals to sine b is 50 over small b is 9.5. So again, calculator use कर लेते हैं. Oh, damn. Okay. हमारे पास था sin c over c. So 7.5 was dividing. वहाँ जाके multiply होगा. 7.5 multiply with sin b. That one was 50. इसको divide करना है हमने किससे? 9.5 से. So it is 0.604. अभी मेरे पास किसका आंसर है? I got sine angle c. That should be equals to 0.604 and so on. ठीक है? So do not round it off. आपने इसी को ही करना है. Shift sign inverse आ जाएगा. Then you need to press answer and then equals to. So you get a proper angle that is 37.21. So आपने angle C हमारे पास आ जाएगा 37 point. Clear? So if we got angle C, we can get angle A very easily. Up 180 minus answer minus 50. So you'll get 92.7. So this is 92 point. You round off करके 8 no problem in that. So the length of BC. Now we need to find the length of BC. So okay, length of BC is represented by small a. So we will use a over sine angle A and that one equals to. अब आप कोई भी रेशियो यूज कर सकते हैं, सारी चीजें आपके पास के पेन है. So I'm going with B over sine B. आप C भी यूज कर सकते हैं. ठीक है जी. So A over sine angle A बन रहा था 92.8. इधर B बन रहा था हमारे पास कौन सा जी? What is the value of B? 9.5 over sine B. Angle B था 50. So fine. हम लोगों ने लिखना है fractions. That one 9.5 times sine answer हमारा यही आया हुआ था, तो वही मैंने कर लिया, divided by sine 50 brackets. It's 12.38. So the length of BC is 12.4. ठीक है जी. BC की length. Any problem with anyone? Sine rule हम लोग लगा रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं है. No, sir. बाकी भी clear है? कोई मसला है तो you can ask the question. Okay. Yes, this is
from the past paper. अब उसने खुद लिखा हुआ है use the sine rule to find the angle ABC. So एंगल ABC का मतलब है सेंटर वाला एंगल कंसिडर किया जाता है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, एंगल B. So we will start with sine angle B over B should be equals to small c given at the C over sine, sorry, sine C, sine angle C over C. साइन एंगल B आपके पास आ जाएगा, B क्या है जो मेरे पास 5.9, तो 5.9 को डायरेक्टली यहाँ मल्टीप्लाई करो, डिवाइड हो रहा था वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू साइन C डिग्री है मेरे पास 84.6 डिवाइडेड बाय 17.8. ठीक है भाई, तो ये आप लिख लें दोबारा इसी तरह, 5.9 मल्टीप्लाई बाय साइन 84.6 over 17.8. ये आ जाएगा, जो भी आंसर है राउंड ऑफ नहीं करना है क्योंकि मुझे एंगल बी चाहिए, साइन एंगल बी नहीं चाहिए. सो एंगल बी विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स एंड देन द आंसर, व्हाटएवर आंसर यू विल गेट हियर. सो आपके पास अब आपने लिखना है शिफ्ट साइन इनवर्स आंसर, दैट वन वाज 19.26. ठीक है, तो आप लिखते हैं 19.3 डिग्रीज. ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपके पास. चलिए, सो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, सो आई होप कोई मसला नहीं होगा इसमें. नाउ वी आर हैविंग अ कोसाइन रूल. कोसाइन रूल में भी अब ये याद रखने पड़ेंगे आपको. ठीक है, 3 फार्मूलाज हैं, एक तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल का है, दूसरा साइन रूल है. साइन रूल तो बहुत आसान है, कोई इसमें खास मसला नहीं है. तीसरा हमारे पास आ रहा है कोसाइन रूल. तो ये अब आप यू नीड टू मेमोराइज दैट. देखें, ए स्क्वायर, ये वाले सिर्फ आपने मेमोराइज करने हैं, जो 3 भी नहीं, सिर्फ एक अगर आपको आ जाए तो बाकी 3 बहुत आसान है. ए स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2, जो ये वाले 2 होंगे यही वाले आएंगे, और cos A, this letter will you need to write here. ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc इंटू कॉस ए. सेकेंड फॉर्मूला अगर आप देखें तो लिखा हुआ है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac कॉस बी. नजर आ रहा है, ए जो 2 के साथ 2 लेटर्स आ रहे हैं वो यही 2 आएंगे, और जो ये वाला है इसी के साथ एंगल बी आएगा. सेम इज द केस हियर, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कॉस सी. ठीक है, ये हम लोग खुद बना लेंगे, इसलिए इसको डायरेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है. मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, बस ये ज़हन में रखिएगा, इसी को ही हम होल्ड कर लेंगे, नो इश्यूज विद दैट. ठीक है, अब इसके क्वेश्चन करते हैं कि ये कहाँ अप्लाई होता है. जहाँ पे साइन रूल फेल हो जाएगा वहाँ पे कोसाइन रूल आपको हेल्प आउट करेगा. और इसमें वैसे जजमेंट का ये भी तरीका है, लेकिन हर टाइम ये नहीं होता कि जब कोसाइन रूल आपको लिख देता है वो यूज कोसाइन रूल टू फाइंड आउट दिस थिंग, और वो 4 मार्क्स का आपको क्वेश्चन देगा. ठीक है, अच्छा, अब इसने शिकायत लेंथ ऑफ द ए बी. लेंथ ऑफ ए बी आपके पास बन रही है स्मॉल सी. सो कैन आई यूज साइन रूल हियर. साइन रूल के लिए अगर लेंथ मुझे चाहिए, देखें सी ओवर साइन सी, बिल्कुल साइन एंगल सी मेरे पास है, लेकिन अब मैं जो भी लेंथ चूज करूंगा, मैं बी चूज कर रहा हूँ या ए चूज कर रहा हूँ, तो मुझे एंगल चाहिए ना बी, तभी जाके सी निकलेगा. तो ना मेरे पास एंगल बी है और ना मेरे पास एंगल ए है. नाउ आई एम स्टक हियर, आई कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला. साइन रूल में नहीं यूज कर सकता, ना ही बी है ना ही ए है मेरे पास. ठीक है, तो इसलिए मजबूरन फिर आई नीड टू शिफ्ट टू कोसाइन लॉ. कोसाइन कैसे लगाऊंगा जी, आप लोग यार दोबारा ज्वाइन करो, इसके 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री हमारी टिल लॉज हो जाएगी, बेयरिंग्स रह जाएंगे बस. दोबारा ज्वाइन करें. सो यस, वी वर डूइंग दिस क्वेश्चन. फाइन. सो आई वाज टेलिंग यू कि हम लोग फेल हो जाएंगे इसमें साइन रूल के लिए, इसलिए वी विल यूज द कोसाइन.
अब कोसाइन रूल स्टार्ट कैसे होगा? देखिए, लेंथ ऑफ ए बी इज बेसिकली स्मॉल सी, है ना, स्मॉल सी. You will start with the c square formula. So c square, बाकी दो आप लिखेंगे a square plus b square minus 2ab into cos angle c. ठीक है, जो यहाँ पे लिखा होगा लेटर वो याद रखें. अब सब्स्टिट्यूट करें जी. सो स्मॉल c आपके पास तो अननोन है. a स्क्वायर, a की वैल्यू 8.8 थी. सो 8.8 प्लस b होगा 10.4 माइनस 2, a होगा आपके पास 8.8 और b आपके पास आ जाएगा 10.4 इंटू कॉस एंगल c होगा 67. ठीक है जी. सो अगर c हमने निकालना है स्पेसिफिकली तो इसका रूट कर दूंगा मैं. ठीक है, दोनों साइड पे रूट ले लूंगा तो c आ जाएगा. ओके, आई एम सॉरी यार, मेरे पहले स्क्रीन शेयर करनी चाहिए थी. ओह माय गॉड, चीजें यार रेज हो जाती हैं. जिनको नई स्क्रीन नजर आ रही है वो दोबारा ज्वाइन करें. ये हम लोगों ने कैलकुलेटर में डालना था. ओके, सो ओके, रूट ऑफ 10.4 स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 8.8 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10.4 इंटू 8.8 और फिर आपके पास आ जाएगा cos 67. It is 10.68. So the value of C will be 10.7 centimeter. That's it. This is the length of AB. Got it? Length of AB आपके पास आ गई 10.7. Now the next is angle B. So angle B के लिए आप sin rule लगा सकते हैं. Sin angle B over B should be equals to sin angle C over C. So sin angle B will be equals to B यहाँ divide हो रहा है, वहाँ जाकर multiply हो जाएगा. So what is B? 10.4 times sin angle C, that is 67, divided by small c. Small c will be 10.7. और फिर उसके बाद आपने इनवर्स ले लेना है जो भी आंसर आएगा. ठीक है. सो अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये बनेगा 10.4 times sin 67 divided by 10.7. ये आप कर लें साइन इनवर्स, आंसर ये आ जाएगा 63.4 या 63.5 हम लिख सकते हैं. So angle B will be equals to 63.5. ठीक है जी. And the next one is angle A. So you can use the interior property of triangle. Clear? This is how we need to apply the cosine rules. These are the important ones. ये उसके दो क्वेश्चंस और भी हैं. Sometimes we need to go for the angle as well. Okay, ये वाला जरा हम देख लेते हैं ताकि एंगल वाला हमें निकालना आ जाए, क्योंकि ये वाला हम लोगों ने नहीं किया. अच्छा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? याद रखिएगा, जो लेंथ सबसे बड़ी होती है ना, जिसका यहाँ पे 12 है, so in front of 12 will be this angle. This angle will also be the largest angle among these three.
This is the smallest length, 8, 9 or 12. So this angle will be the smallest one. So it's all depends on the length. अगर लेंथ आपको गिवन है तो उसका जो ऑपोजिट एंगल होगा वो उसके अकॉर्डिंगली होगा. अगर एंगल आपको गिवन है तो उसकी जो लेंथ अकॉर्डिंगली होगा. ठीक है. तो अब हम लोग जरा देखते हैं. हमने निकालना है स्मॉलेस्ट एंगल. तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा? एंगल ए. ठीक है. सो वी नीड टू यूज द फॉर्मूला जिसमें एंगल ए आए. तो वो उसी में आ सकता है जब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा. ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस एंगल ए. ये वाला लेटर यूज होता है. ठीक है जी. सो अब इसको मैं बगैर इनपुट किए जरा मोल्ड करता हूँ कि मैं ए को सब्जेक्ट कैसे बना सकता हूँ. ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर यहाँ प्लस हो रहे हैं तो वहां जाके क्या हो जाएंगे? माइनस. अब जरा इसको मैं सेपरेटली करूँ ताकि आप लोगों को पता चले जो मैक्सिमम आपकी गलतियां होती हैं. ये पूरी चीज इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है. ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही कि वहां जाके ये भी ऐड हो जाएगी. इसलिए ये जाके वहां पे डिवाइड हो. सो आई नीड टू राइट लाइक दिस. ठीक है. यहाँ से इसे मैं रेस कर दूंगा. अब आप प्लग इन करें अपनी वैल्यूज. द वैल्यू ऑफ ए विल बी 8 का स्क्वायर. बी की वैल्यू क्या है जी आपके पास? 9 का स्क्वायर. सी की वैल्यू क्या है आपके पास? 12 का स्क्वायर. यह जगह -2. बी क्या होगा जी आपके पास? 9. एंड सी क्या होगा जी आपके पास? 12. यह जगह कॉस. माइंड दिस थिंग, दिस इज नॉट ए, कॉस ए आर. ठीक है जी. तो कैलकुलेटर पे जाते हैं अगेन. ये चीज़ें लिखते हैं जरा देखते हैं क्या आंसर आ रहा है. वी आर हैविंग लाइक 8 स्क्वायर minus 9 square minus 12 square divided by -2 into 9 into. तो ये जो आ जाएगा जो भी आपके पास आएगा. अब आपने cos इनवर्स लगाना है इस पे. आंसर so it is 41.8. ठीक है. इसका जो भी आंसर आ रहा है आपने cos इनवर्स लगाना है. तो एंगल ए विल बी इक्वल्स टू 41.8 degrees. ठीक है जी. ये आपके पास आंसर है. Any problem with anyone? This will be the smallest angle. Okay. तो अब ये ना हो कि आप तीनों एंगल फाइंड करें उसके बाद पता चले जी कि आपने स्मॉलेस्ट देखना है कौन सा है. ये इतना सा नॉलेज आपको ट्रायंगल की इसमें होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग स्मॉलेस्ट एंगल निकाल सकते हैं. ठीक है जी. क्लियर? ओके. ज्वाइन फॉर फिजिक्स अभी इमीडिएटली ज्वाइन कर लें. मैं दोबारा मीटिंग को करता हूँ. Assalamu alaikum everyone. Okay जी, so yesterday we did sine rule and cosine rule. ठीक है जी. These one were like very important regarding the finding of angles and different things in the triangle. Today we have to start angle of elevation and depression. Okay, so it's kind of like easy thing. कोई इतना खास मसला नहीं है. दोबारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा और उससे फिर हम लोग रेशियोज यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज द पर्सन स्टैंडिंग और उसकी जो आंख की बिल्कुल सीधा वो देखेगा ना. सो दिस इज लाइक वन हॉरिजॉन्टल लाइन. ये बिल्कुल इसको रेफरेंस लाइन आप समझें कि ये आंख की बिल्कुल सीधी लाइन इसकी है. फाइन. नाउ अगर वो अब कोई ये फॉर एग्जांपल एक वॉल थी और बिल्कुल वो बॉटम पे देख रहा है तो इस रेफरेंस लाइन से जो एंगल बनेगा जो बॉटम लाइन की तरफ वो देख रहा है बॉटम पॉइंट की तरफ उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है. रेफरेंस लाइन लग गई, नीचे की तरफ वो देख रहा है और जो एंगल इन दोनों लाइंस जो ये दोनों लाइंस बनाएंगी उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन. ऑन द अदर हैंड अब यही रेफरेंस लाइन है, अब वो टॉप पे देख रहा है तो जो एंगल इन दोनों लाइंस में लगेगा दैट विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन. सो याद रखिएगा कि ये रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंगली बनता है. रेफरेंस लाइन से एंगल बनेगा. ऊपर की तरफ अगर बना रेफरेंस लाइन से तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, नीचे की तरफ बना तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा. अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं किस टाइप के आते हैं. देखें, अ विंडो ऑफ बिल्डिंग 50 meters above the ground
ये जी विंडो है यहाँ पर 50 meter above the ground. Given that the angle of elevation of the window from a point on the ground is 42. अब देखें from the point on the ground. So from the point on the ground ये reference line लग गई जो रेड वाली लगी हुई है और angle of elevation 42 बन गया. Find the distance of the point on the ground from the foot of the building. इन दोनों के दरमियान distance निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक. ये point और foot of the building is here. So ये क्या चीज होगी 90 और ये बना हुआ है तो दिस इज बेस. बेस हमें निकालना है इन परपेंडिकुलर हमारे पास है. सो वी विल अप्लाई द रेशियो टेंजेंट 42 should be equals to through proper brushes perpendicular over base. So that one would be 50 over b. Got it? So हमें b चाहिए. So b will be equals to 50 divided by tangent 42. ये आपके पास आंसर आ जाएगा 50 divided by tangent 42 will be 50 divided by tangent 42. That is 55.53. 55.5 meters. Got it? I think everything is all right here. No problem. Okay. Now a lighthouse TL has a height 50. The angles of elevation of the top of the lighthouse T from the boat. Angle of elevation of the top of the lighthouse T from the boat A and B. मतलब boat से जो angle of elevation बन रहा है, that is like this one is 48. ये करीब होगी तो बड़ा angle बनेगा और ये जो दूर है, this one must be 38. Now find the distance between two boats A and B. We need to find out the distance between these two boats. So the angle of elevation of the top of the building T from both A and B are 48 and 38 respectively. Find the distance. Fine. देखें. So हमारे पास ये height given है. So there are like two right angle triangle. One is this one. ये जो भी मैंने बनाया one is the bigger one. मैं जरा साइड पे बना के आपको दिखाता हूँ. एक आपके पास ये बन रही है. That is 90. And the angle is 48. ठीक है. And the other one is like this one. This angle is 38. ये आपके पास ये वाला एंगल बन रहा है. अब बेसिकली मैं अगर जो बड़ा ट्राइंगल है ये वाली लेंथ जो उसकी बेस मैंने निकालनी है, दिस इज द बिगर ट्राइंगल बेस, और उसमें से अगर स्मॉलर ट्राइंगल की बेस माइनस करूंगा, ये वाला थोड़ा सा माइनस करूंगा, तो वी विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स. ये हमारा टारगेट. ठीक है. और दोनों की ये जो हाइट आपके पास आ रही है परपेंडिकुलर जो होगा दैट इज 50. So this is base, this is perpendicular height, and this is the angle. So again tangent apply hoga. So tangent 48 will be equals to 50 over b. तो b आपके पास आ जाएगा 50 over tangent 48. इससे एक b आपके पास आ जाएगा और दूसरे वाला जो है आपके पास वो आएगा b is equals to 50 over tangent 38. ठीक है जी. तो ये दूसरा b आ जाएगा और उसके बाद आपने इन दोनों को आपस में माइनस कर देना. मैं जरा कैलकुलेट करता हूँ. 50 डिवाइडेड बाय tangent 48 that would be 45. इसका आंसर जो है वो 45 आ रहा है और 50 डिवाइडेड बाय tangent 38 the answer is 64. ठीक है. Now बेसिकली ये 45 और 64 क्या है मेरे पास. ये जो पूरी लेंथ है ना L से लेके B तक ये 64 बनी है और L से लेके A तक that length is 45. I need the distance between the point A and B. So ये क्या होगा 64 minus 45. So you'll get the answer. 64 minus 45 that is 19. So 19 meters आपके पास distance आ जाएगा. This is the distance between boat A and boat B. ठीक है. Clear with everyone? कोई problem तो नहीं है किसी को? No, sir. Okay. Going to the next one then.
Yeah, now this one is a bit tricky. He said a cliff is 65-meter high, given that the angle of depression of the boat from the top of the cliff. देखें अब वो angle of depression of a boat from the top of the cliff is 32. यहाँ पे तो इसने बनाया हुआ है, अक्सर हमें डायग्राम्स नहीं मिलते. याद रखना फ्रॉम द टॉप है तो इसका मतलब है ये टॉप आपका बना, रेफरेंस लाइन आपने जरूर बनानी है, और डिप्रेशन है तो रेफरेंस लाइन से नीचे आपके पास 32 डिग्री बनेगा. Now find the distance between the boat and the base of the cliff. Okay, जी. Find the distance between the boat and the base of the cliff. So this and this line is parallel. So we can use the alternate angle property. ये z बन रहा है proper. देखें ये z बन रहा है. So if this is 32, this must be 32. Clear? So अब मेरे पास ट्रायंगल के अंदर वाली चीजें आ गई. अगेन टेंजेंट आप यूज करेंगे तो b will be equals to 65 over tangent 32. तो b आपके पास आंसर आ जाएगा 65 over. अब मैं डायरेक्ट फार्मूलाज लगा रहा हूँ, आप बाद में खुद देख लीजिएगा थ्रू प्रॉपर ब्रशेस करके. Tangent 32, that is 104. So the distance between the boat and the cliff is 104 meters. ठीक है जी, clear? So the only thing which is like different from the previous question is like sometime we will give you this angle, so आपने alternate angle की properties use करके ये वाला 32 बना लेना. ठीक है, clear? Okay, going to the next one. Find the distance x. ये भी हमारे पास हो जाना चाहिए, बोट वाला ही था. Same question, no problem. Yeah, bearings now. This is one of the very important section of trigonometry. अच्छा, bearing क्या होता है जी? सबसे पहले it's an angle. सब याद रखिएगा ये एंगल होता है, लेकिन इस एंगल को हमने 3 डिजिट्स में लिखना है हमेशा. ठीक है, 3 डिजिट्स में एंगल होगा. फॉर एग्जांपल अगर 1 डिग्री भी बन रहा है ना ये एंगल, तो ये लिखा जाएगा 001. करेक्ट? और अगर ये 20 है तो ये लिखा जाएगा 020. और अगर 3 डिजिट्स में 120 तो वो ऐसे ही लिखा जाएगा. सो बेयरिंग इज बेसिकली एन एंगल. ठीक है, अब ये एंगल कैसे होता है जी? दिस इज द एंगल मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्थ. याद रखिएगा नॉर्थ से मेजर होता है. एंड इन विच डायरेक्शन? क्लॉकवाइज. Again, bearing is an angle. It's a 3-digit angle. It's always measured from the north, and you need to measure it clockwise. ठीक है, आप इसे clockwise measure करेंगे. अब कैसे measure होगा, किस तरह से होता है, इसको जरा हम लोग देखते हैं. अब देखें, find the bearing of line A, B, C, D from the origin O. Bearing जब भी आपको कहेगा ना तो ये from का word जरूर देगा कि किस point से आपने measure करना. From के बाद वाला point जो भी होगा, याद रखिएगा उस पे आपने कंपस बनाना. The point which come after from, after the word from, you need to make the compass on that point. अब यहां पे उसने क्या कहा है? From the origin O. यहां देखें origin O ये है ना point, देखें कंपस इस पे बना हुआ नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट. ये बनाना आपको आना चाहिए. कि याद रख लीजिएगा कि नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट किस डायरेक्शन में होते हैं और क्या होता है. फाइन, ये आपने कंपास बना लेना है. ओके, अब मैंने बेयरिंग मेजर करना है. लाइन ए का बेयरिंग मेजर करना है. कैसे मेजर करूंगा? आई नीड टू मेजर द बेयरिंग. क्या होता है? एंगल फ्रॉम द नॉर्थ क्लॉकवाइज. ये नॉर्थ है, चल रहा हूँ क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज. लाइन ए आ गई, बस यहाँ रुक जाना. कितना एंगल है ये? 70 डिग्री. So bearing of line A would be 070. Got it? अब B की तरफ आते हैं. इसमें थोड़े से आपको एंगल्स की प्रॉपर्टीज और ये सारा कुछ बड़े अच्छे तरीके से आना चाहिए. ओके, B की तरफ आए जी. ये नॉर्थ से चल रहे हैं एंड दिस इज. अब ये पूरा एंगल हमें चाहिए. सो वी आर नॉट हैविंग दैट एंगल, बट नो प्रॉब्लम. हमारे पास ये छोटा एंगल है, तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है? 180. 180 से अगर मैं 25 सब्ट्रैक्ट कर दूं, आई विल गेट दिस एंगल. है ना ये बात? टोटल एंगल आपके पास आएगा 180. 180 में से अगर आप 25 सब्ट्रैक्ट कर दें तो यू विल गेट दिस एंगल व्हिच इज द बेयरिंग. सो 180 minus 25 will be what? 180 minus 25
will be 155. Fine. So the bearing of B from O is 155. Now C पे आते हैं. नॉर्थ से चलाएं और C तक जाएं. ओके जी, नॉर्थ से चलाया और C तक गए. ओके. नाउ जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, देखिए जिस तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट का टोटल एंगल होता है 90, पूरी स्ट्रेट लाइन का होता है 180. अब अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट ये वाली लाइन है, तो ये वाला जो पूरा एंगल होगा ना, दिस वन, ये जो पूरा एंगल होगा, इस एंगल को हम कहते हैं 270. गॉट इट? आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का मैं यहां बना के दिखाता हूं आपका. दिस एंगल इज 90, मतलब 90 90 ऐड हो जाते हैं, दोबारा 90 ऐड होगा, दोबारा 90 ऐड होगा, दोबारा 90 ऐड होगा. सो पूरी रेवोल्यूशन हुई तो 360 है. अगर यहां तक मैं सिर्फ आना चाह रहा हूं तो 90 प्लस 90 प्लस 90, सो दिस वुड बी 270. यहां तक चलाएंगे. ओके. अब मसला ये है कि मुझे बेरिंग चाहिए टिल लाइन सी. नॉर्थ से मैं चला हूं तो मुझे ये पूरा एंगल चाहिए. सो मुझे पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट तक फुल एंगल क्या होता है, 270. ये जो पूरा एंगल मैं बना रहा हूं, दिस एंगल विल बी 270. तो 270 में से अगर ये पैच में माइनस कर दूं तो आई कैन गेट द बेयरिंग. ये वाला ही मुझे एंगल चाहिए. नॉर्थ से क्लॉकवाइज चल के इस लाइन तक पहुंचना है. सो 270 माइनस 40.5, ये आपके पास आंसर आ जाएगा. सो 270 माइनस 40.5, दैट इज 229.5. So bearing of C from O would be 229.5. अब आती है जी D की वैल्यू. सो D का क्या होगा, फुल रेवोल्यूशन कितना होता है 360. 360 में से 35 माइनस कर दें तो क्या होगा, यू विल गेट द बेयरिंग. सो 360 माइनस 35, दैट वुड बी 325. तो ये वाला एंगल आपके पास बनेगा 325. So this is how you need to find out the bearings from a certain point. Any जी जी. बी वाला बता देंगे दोबारा. B ब्रावो. जी. 180 माइनस 25. एक मिनट, लेट मी रेज दिस थिंग. ये पूरी स्ट्रेट लाइन कितनी है 180 की, उसमें से अगर 25 माइनस करते हैं तो ये वाला एंगल आ जाएगा जो रिक्वायर्ड एंगल है, ऊपर से लेके नीचे तक. ये पूरी लाइन थी ना आपके पास, तो दिस ठीक है, लाइन सही है. 1. Okay, I'm going to the next slide. जी, आप थोड़ा सा वो चेंज करेगा. देखिए, he said find the bearing of A from O. O पे कंपास बनाना चाहिए, नॉर्थ हमारे पास विजिबल होना चाहिए. सो क्या होगा, A from O, नॉर्थ से लेके A तक जाना है हमने, मतलब A की लाइन तक जाना है. सो इट इज 055. ठीक है, दिस इज द बेयरिंग. B from O, so it would be what, मुझे ये पूरा एंगल चाहिए. मैं इसको ये पूरा आपको ट्रैवल करके बताता हूँ. ये सारा एंगल चाहिए. एनीवन हु कैन टेल मी ये कितना एंगल बनना चाहिए? एनी आइडिया? हाउ कैन यू फाइंड दिस होल एंगल? इट शुड बी 270 प्लस 25. देखिए यहां तक तो 270 आ जाएगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट कंप्लीट हो रहा है. सो 270 में 25 आप ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा. सो इट वुड बी 295 डिग्रीज. ठीक है जी, क्लियर? अब चीज चेंज कर दी उसने, उसने कहा O फ्रॉम A. मैंने क्या कहा था, जब फ्रॉम के बाद वाला जो पॉइंट आपके पास है उस पे आपके पास क्या बनना चाहिए, कंपास. ठीक है, अब मैं A पे कंपास बना रहा हूं, जरा देखिएगा. यहां से आपने स्ट्रेट लाइन ऊपर लेके जाना है. ठीक है, लाइक दिस. सो दिस विल बिकम योर नॉर्थ, और ये आपके पास बन जाएगा साउथ. और उसका बल्कि ये लाइन में रेस कर देता हूँ, दोबारा पूरी बनाता हूँ, इसको बनाते हैं इस तरह. ठीक है, जनरल स्केचिंग आपने करनी है, बस ये आपके पास कंपास होना चाहिए. ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट होगा. ओके, नाउ आई नीड टू फाइंड आउट द बेयरिंग ऑफ O फ्रॉम A. फ्रॉम A यहां से मैंने स्टार्ट करना है नॉर्थ, और टिल द लाइन O तक जाना है. सो ये आपके पास लाइन आ रही है O तक. जी, कैसे पॉइंट लेंगे, मेरे पास तो कोई एंगल भी नहीं है विजिबल.
एनी आइडिया? देखिए अगर ये एंगल 55 है तो मैं आपको यहाँ पे एक जी बना के दिखाता हूँ, ऑल्टरनेट एंगल हाइलाइटर। सी, ये जरा देखिएगा, मैं जी बना रहा हूँ, बन रहा है जी। दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल। अगर पैरेलल है तो ये ऑल्टरनेट एंगल होंगे। इफ दिस इज 55, दिस एंगल should be 55 because both of them they are what? They are alternate angle. क्या बेरिंग बनेगा जी O from A से? Anyone? 180 plus 55. 180 plus 55. ठीक है, so 180 plus 55 will be 235. Now O from B. Again B पे हम बनाते हैं अपना कंपस। ये आपके पास पंच है इस तरह और एक स्ट्रेट लाइन आप इस तरह लगा लें। ये आपके पास कंपस बन गया जी। नॉर्थ आपने पॉइंटेड करना है, ये नॉर्थ आपके पास आ गया ना। ओ फ्रॉम बी का मतलब है कि फ्रॉम बी, ओके। सो बी का ये वाला एंगल हमें चाहिए बस, ये पूरा। सो ये यहाँ तक तो 90 डिग्री है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। इसके बाद वाला जो स्मॉल एंगल है ये कितना होगा? दोबारा अगर हम लोग देखें जी बनाने की कोशिश करें तो देखें ये जी बन गया। Got it? So if this is 25, the small angle must be 25 as well. ठीक है, 25 degrees. So what should be the bearing? 90 plus 25. That one would be 115 degrees. Any problem with anyone? No, sir. No. Okay. Going to the next one then. Fine. Now again we are having some practice question. He said P from O. P from O. O से बना हुआ है आपके पास, तो ये जरा आसान होगा। O से लेके आपने P तक जाना है, so it would be 90 plus 33. ठीक है जी, क्लियर? नाउ Q from O, तो O से आप यहाँ से चलें, ये पूरा आपको एंगल चाहिए, so it would be 270 minus 39. ठीक है, जो भी आंसर आएगा that would be the answer. O from P, P पे आप बनाएं नॉर्थ और ये बनाएं सारा कंपस, so Z आपके पास इस तरह बनेगा, so this would be 33. so ये बनेगा आपके पास 270 plus 33, 270 plus 33 डिग्री, तो जो भी आंसर आ रहा है। एंड देन O from Q, Q पे अब आप बना लें नॉर्थ और ये होगा, तो ये Z आपके पास बनेगा, दिस एंगल विल बी 39। ठीक है, ये जो आपके पास ये वाला एंगल है ये 39 होगा। सो योर बेयरिंग शुड बी 90 minus 39। देखिए सिर्फ ये छोटा सा एंगल चाहिए। फाइन, तो ये पूरा फर्स्ट का क्वाड्रेंट का होता है आपके पास 90, 90 में से 39 आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, यू विल गेट द आंसर। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट No, वन। sir. G. Now, this is the past paper question. Sometimes he gave the question without the diagrams. He said that the bearing of x from y is 274. Calculate the bearing of y from x. So the bearing of x from y. Y एक point ले लेता हूँ, the general सी sketching करता हूँ। आपके पास ये north बन गया y से, ये y बना देता हूँ और ये पूरा एक compass बना दिया। Compass is very bad.
एनीवेज 274 देखिए 270 यहां तक आएगा और ये 4 डिग्री थोड़ा सा ऊपर करके मैं एक लाइन लगा देता हूँ, ये बनेगी 274 की लाइन। जो ये छोटा सा एंगल मैंने बनाया ना ऊपर की तरफ, दिस एंगल इज 4 डिग्री, ये मुझे पता होना चाहिए। यहां पे आएगा एंगल जो आपका पॉइंट है x। नाउ ही सेड कैलकुलेट द बेयरिंग ऑफ y फ्रॉम x। फ्रॉम x का मतलब है यहाँ पे आपने बना दिया कंपास, तो आपको अब ये पूरा चाहिए 90 प्लस दिस स्मॉल एंगल। तो अगर आप गौर करें तो z बन रहा है यहाँ पे 4 वाला, देखें ये z बन रहा है। सो दिस स्मॉल एंगल इज 4, तो ऊपर वाला भी क्या होगा 4। सो बेयरिंग क्या बनेगा आपके पास 90 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 94। सो आपने आंसर दे देना 094। ठीक है जी, क्लियर। टू मार्क्स आपके पास आ जाएंगे। Sir, can you explain that again? See, this is a point Y. I made a compass here, north, south, west, east. And he said that the bearing of X from Y is 274. So the bearing of X from Y is like, see, I need to go 274 from the north in a clockwise direction. So 274 degree will be somewhere here. It should be after the third quadrant, because at exactly third quadrant, the angle is 270. So 274 will be after the third quadrant. So I made a line this one. I think it's like visible to you. And this small angle is 4 degrees. Got it? This small angle, which is like above of the third quadrant, this is 4 degrees. So this is the line. Yes, sir. And now this is a point. I took a point here. This is X. Now he said that calculate the bearing of Y from X. So from X mean I need to make the compass here at point X. This is my compass. Now I need to find out the bearing of Y. So this is my north. I need to go from the north till this line. I need this whole angle. So the first quadrant is 90 and the other one is 4. So it's 90 plus 4, which is 94. So 094 will be my answer. I hope so things are clear now. Yes, sir. Okay. Yeah, fine. The figures show the position of P, Q, and R. Find the bearing of Q from P. Q from P. From P means P पे compass बनाना चाहिए. Already compass north उसने बताया हुआ है. तो Q from P is 036. देखें ये एंगल ही बनना चाहिए ना. So 36 degrees. B point है P from Q. P from Q. Q ये है point. इस पे compass बना लेते हैं. Okay, now I need this whole angle. यहां तक तो 180. अगर मेरे पास ये छोटा सा एंगल आ जाए, कैन आई फाइंड दिस स्मॉल एंगल? Z यूज करते हैं, देखते हैं कुछ हेल्प आउट मिलेगी हमें जरा. यहां से Z यूज करें, हो सकता है ना ये Z यूज. So if this is 36, this small angle will be 36 as well. ये जो ये वाला है. So now what would be the bearing? It should be 180 plus 36. ठीक है. So it would be almost 20 चले गए तो 116 degrees or 106. I don't know. You just use the calculator to find the addition thing. ठीक है. Now R from P. R from P. तो P is here. तो मैंने जाना है till the value, till the line R. वो ये वाली बनेगी. So 36 plus 37. You'll get the answer. 36 plus 36 is 72. So it would be 73. So 073 will be the answer. R from P. Now P from R. From R means ये आपके पास बना compass. Yeah, let me draw the compass in a bit.
Oops, sorry, I'm using a different razor. Okay. Now where's the line? Yeah, here. So it would be like, oops. Yeah, almost like here. And I need a straight line. It should cross from here. Yeah. Now this is a compass. North is pointing here. So what I need to do, P from R. So I need this whole angle till here. So P from R. Okay. So क्या किया जा सकता है? या तो मेरे पास ये वाला पैच आए, ये वाला एंगल, या फिर ये छोटा वाला एंगल आ जाए. दोनों में से कोई भी आ जाएगा तो मेरे पास सिनेरियो हो जाएगा ठीक. I can find out the pairing. कौन सा आ सकता है? Do we have any Z here? या बिल्कुल है Z. देखिए अगर यहां पर मैं एक स्ट्रेट लाइन लगाऊं, like this. So can I find this angle, the small one? This small angle would be 90 minus 36 minus 37. यही है ना, 90 minus 36 minus 37. So 73 minus 90 would be 17. यही होगा ना, 17 डिग्री. अब जरा आप Z को चलाने की कोशिश करें. मैं थोड़ा सा जरा इसमें आई होप ये काम कर जाए. ये देखें, ये Z बन रहा है. ठीक है. Now this is Z. अब इस Z से क्या होगा? यहाँ पे आपके पास 17 डिग्री है तो ऊपर भी आपके पास 17 डिग्री होगा. ठीक है जी. ये भी 17 डिग्री होगा, ये जो छोटा सा एंगल है. Now I can easily find out the bearing. The bearing would be 270 minus 17. ये आंसर आ जाएगा. So it would be 260 and 253. I think so चीजें समझ आ गई हैं सारों को. ये थोड़ा सा अब जरा चीजें डिफिकल्ट होती जा रही हैं, लेकिन क्लियर है सारी चीज. मुझे तो इसमें कोई अभी तक कोई खास चीज मुश्किल नहीं लगी कि जो समझने में मुश्किल हो. ऑल्टरनेट एंगल का सारा स्किल चल रहा है, वो आपने खुद जज करने के कहां से मैं ऑल्टरनेट एंगल बना सकता हूँ, ये सकती हूँ. ओके, नाउ Q फ्रॉम R. Q फ्रॉम R. वेयर इज Q फ्रॉम R? ये बना हुआ है जी. ओके, सो आई नीड विच एंगल? R से आपने स्टार्ट करना है और टिल Q जाना है, और Q लाइन ये वाली है. ठीक है, ये पूरी आपने लेके जानी है. सो अब जरा गौर कीजिएगा, ये ना आप 270 में 43 ऐड करते हैं. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ये छोटा सा एंगल 17 डिग्री था, है ना, ये जो नीचे वाला पैच है. व्हाट अबाउट दिस एंगल? अगर इफ दिस इज 17, दिस वुड बी 43 माइनस 17. टोटल 43 था ना, तो 43 माइनस 17, ये कितना बनेगा? 43 नेगेटिव 17, दैट इज 26. सो ये जो छोटे वाला एंगल आया हुआ है, दिस एंगल, this is 26. So what would be the bearing? It should be 270 plus 26. So that one would be 296 degrees. Clear? Now R from Q. R from Q. So ये एंगल आपके पास बनेगा ये वाला, यहां से लेके यहां तक. तो यहाँ तक तो 90 है. मुझे अगर ये वाला छोटा एंगल मिल जाए तो आई कैन इजीली गो. सो फॉर दैट आई यूज द ऑल्टरनेट एंगल थिंग. और ऑल्टरनेट एंगल इजीली मुझे नजर आ रहा है कि क्या बनेगा. ये देखें, अगर Z बनाऊं तो ये Z बन रहा है. सो ये जो ऊपर वाला एंगल था ये कितना था? 26. तो इसका मतलब है ये वाला एंगल भी कितना होगा? 26. दिस एंगल, द स्मॉल एंगल, 26. So R from Q would be 90 plus 26. ठीक है, that one would be 116 degrees. ठीक है जी. So this is how you need to work with bearings. Any problem with anyone? No, sir.
Okay. Fine. I'm going to the next question. दोबारा पास पेपर क्वेश्चन आ गया, हम लोग जरा इसको देखेंगे. The bearing of B from A is 105. The bearing of B from A. From A का मतलब है नॉर्थ से इधर आएगा. तो ये वाला एंगल आपके पास कितना है? 105. तो अगर यहाँ पे ईस्ट वेस्ट की लाइन लगाऊं, थोड़ी सी लाइन जो है टेढ़ी बनाएंगे. आई थिंक शिफ्ट दबाएंगे तो बिल्कुल सीधी हो जाती है. यस. ओके. ये थोड़ा सा जरा मैंने सीधा किया है. सर देखें जरा. If this whole angle is 105, ये जो small angle है कितना होगा? छोटा सा angle. It should be 105 minus 90, क्योंकि ये 90 डिग्री है. तो 10 टोटल में से 105 में से 90 माइनस करें तो आपके पास ये छोटा सा पैच आ जाएगा, which is 15 degrees. This 15 is important. Find the bearing of A from B. Find the bearing of A from B. From B का ये है, तो मुझे ये पूरा एंगल चाहिए. सो क्या होगा जी? आप यहाँ पे भी ये स्ट्रेट लाइन लगाएं. प्रेस द शिफ्ट बटन. या ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही लगा रहा था. अच्छा बोला. ये आपके पास आएगा इस तरीके से. अब इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है. फाइन. आई थिंक इट्स ओके. नाउ मैं यहाँ पे अब आपको बना के दिखा रहा हूँ. Alternate angle. Alternate angle will be like this. देखें ये Z बन रहा है. Wow. It's a bit pathetic Z. यहाँ से जाके थोड़ा सा मैं ये Z बन रहा है. ठीक है. Both of these lines are parallel. So आपके पास क्या होगा जी यहाँ पे? This small angle will be 15. Now कौन मुझे बताएगा what is the bearing? Required bearing. चलें शाबाश. कोई किसी को जवाब देना चाहिए ताकि मुझे पता चले आप लोगों को समझ आई. क्या होगा bearing from bearing of A from B? $270 plus 15. Very good. 270 plus 15 degrees. That one would be 285 degrees. ठीक है जी. So 285 will be the answer. ठीक है जी. Okay. Now another question. ये बेरिंग्स के जितने मुश्किल थे ना ओ लेवल्स वाले पार्ट में, वो सारे मैंने यहाँ पे डाले हुए ताकि हमारा जो जितने भी बाकी क्वेश्चन आए कोई मसला ना हो उसमें. Now 3 points A, B and C are on a level ground such that B is due north of A. The bearing of C from A. All of the information is given जो उसने डायग्राम में बनाई हुई है. हमने बताना है given that the distance of B, ये भी है, find the distance of C from A. हमने ये वाला डिस्टेंस बताना है CA का, ये लेंथ बतानी है. ओके. सो अगर आप लोगों को याद हो, वी कैन यूज साइन रूल एंड वी कैन यूज कोसाइन रूल. ठीक है. दोनों हम यूज कर सकते हैं. अगर ये 125 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस 125. यही बात है ना. सो कितना होगा? 35, 45, 55, 60, 70, 55 डिग्रीज बनेगा इनसाइड वन. अगर ये 55 है तो ये वाला एंगल भी आ सकता है. सम ऑफ इंटीरियर एंगल. सो इट शुड बी 180 माइनस 55 minus 46. ठीक है. So 180 minus 55 minus 46, that would be 79 degrees. So this one would be 79. अच्छा, अब ये लेंथ मुझे चाहिए. So अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूँ, this is represented by small b, ये small c है और ये small a है. So I need to go with b over sine rule लगा रहा हूँ. Sine angle b, which is 55, is equals to C given है आपके पास 200 over sine angle C. Angle C is 79. So B आपके पास आ जाएगा 200 times sine 55 divided by sine 79. B का आंसर आ जाएगा जी आपके पास, which was required. So it's 200 multiplied by sine 55 divided by sine 79
So it should be 166.89. So आंसर आएगा 166.9. सेंटीमीटर्स में चल रहा है वो, मीटर्स में चल रहा है, मीटर्स. दिस इज द आंसर. ठीक है जी, क्लियर? So this is how we have to apply different sines and cosine rules to find out the unknown values. Okay. या आप लोग जरा दोबारा ज्वाइन करें सारे प्लीज. ओके जी. सो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसमें हमारे पास डायग्राम नहीं बनी हुई. तो हमने डायग्राम पहले बनानी है, फिर उसके बाद सारी वर्किंग करनी है. A point Q is 24 kilometers from point P and on a bearing of 072 degree from P. तो ये कैसे बन सकता है? From P. सबसे पहले P बना लेते हैं. So हम कंपास बना लेते हैं एक. ठीक है जी, ये आपके पास बन जाएगा. ये आपके पास बन गया कंपास और यहाँ से हम लोग लाइन लगा देते हैं. ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगा पॉइंट P. ठीक है. अब इससे 072 का मतलब है कि क्वाड्रेंट फर्स्ट क्रॉस नहीं करेगी क्योंकि 90 डिग्री होता है क्वाड्रेंट फर्स्ट. सो 72 शुड बी इन बिटवीन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट. तो ये आपके पास कुछ इस तरह का बनेगा एंगल. ठीक है, फ्रॉम P, और ये जो आगे एंड होगा पॉइंट, ये आपके पास बनेगा पॉइंट Q. ठीक है जी, क्लियर? सो अ पॉइंट Q इज 24 किलोमीटर फ्रॉम P. ये जो डिस्टेंस है ये 24 किलोमीटर है. क्लियर? यहाँ तक इंफॉर्मेशन गिवन है. और जो बेरिंग गिवन है वो कितना है जी? 72. तो ये वाला एंगल क्या आ रहा है जी? 72. Now, from Q, Vishal walks at a bearing of 320 degree. From Q, दोबारा हम लोगों को बनाना पड़ेगा. यार एक तो I hate this thing. मैं कह रहा हूँ जरा इंसानों की चीजें बन जाएं ताकि हमें चीजें समझ आ जाएं. 360 डिग्री पे बनाना है. सॉरी, 320 पे. ये आपके पास ये लाइन लग गई. सो 320 पे इट वुड बी ऑलमोस्ट लाइक इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है जी, बिल्कुल ये आपके पास जो है ना ये वाला क्वाड्रेंट बनेगा और इस तरह जाएगा. अब क्या हुआ? फ्रॉम Q विशाल वॉक्स एट अ बेरिंग ऑफ 320 टू अ पॉइंट R. ये जो ऊपर मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे आप लगा लें जी पॉइंट R. ठीक है, और ये पूरा 320 बन गया. ठीक है, दिस होल थिंग इज पॉइंट 320 डिग्रीज फ्रॉम नॉर्थ, इस वाले नॉर्थ से. ठीक है, लोकेटेड डायरेक्टली नॉर्थ ऑफ P. ओके, इसको थोड़ा सा और आगे आगे हमें लेके जाना पड़ेगा. तो हमारे ये नेक्स्ट वाली इंफॉर्मेशन तो मैंने पढ़ी नहीं है. आपने 320 को इस तरह लेके जाना है कि बिल्कुल ये नॉर्थ पे आ जाए, ऑलमोस्ट लाइक हियर. ठीक है,
ये जो पॉइंट आर होगा डायरेक्टली इसने कहा है जी किधर होना चाहिए, नॉर्थ ऑफ पी। तो नॉर्थ ऑफ पी ये वाला है, तो ये वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर ज्वाइन हो जानी चाहिए। ठीक है जी, ये लाइन अगर मैं लगाऊं तो ये ज्वाइन हो जानी चाहिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर। हम लोगों ने पी और आर का डिस्टेंस निकालना है जी, क्या होगा? We need to find out the distance between P and R. So P and R is small, represented by small q. हम लोग को ये एंगल्स सारे पता होने चाहिए। ये पूरा 360 था। So if this is 72, कोई हेल्प आउट हमारी हो सकती है? फाइन जी। 360 का क्या मतलब है? ये पूरे का पूरा एंगल 360 है। मतलब यहाँ पे मैं भी बना रहा हूँ, बाद में रेज कर लेते हैं। दिस इज ऑल 360। अगर ये 360 है तो यहाँ तक 270 है। 270 को अगर मैं माइनस करूँ तो मेरे पास ये वाला एंगल आ सकता है, ऊपर वाला आ सकता है ना। सो 320 माइनस 270, दैट वन वुड बी 50 डिग्रीज। तो ये आपके पास आ जाएगा 50, लेकिन सिर्फ ये ऊपर वाला है। ठीक है। नाउ द बॉटम वन इज लाइक दिस एंगल, ये z बन सकता है। सो 90 में से अगर 72 माइनस करूं तो 18 होगा। इफ दिस इज 18, द बॉटम वन इज ऑल्सो 18। सो ये पूरा एंगल मेरे पास आ गया विच इज 68, यहां से लेके यहां तक का एंगल। क्लियर हो रही है बात जी आपको? 68, हाउ कैन आई गेट अ 68 हियर? यार ये Yes, sir. सेंटीमीटर पता नहीं क्यों उसके साथ जुड़ा हुआ है इतना बड़ा। मैं कलर देना ओके। सो ये आपके पास आ जाएगा 68 डिग्रीज, दिस वन 68 degrees. Now if this is 68, this is 72, I can easily find out the third one, which is 180 minus 72 minus 68. ठीक है जी। So it would be 180 minus 72 minus 68. ये आ जाएगा आपके पास 40 डिग्रीज। ठीक है, 40। नाउ तीनों एंगल मेरे पास आ चुके हैं, एक लेंथ गिवन है आपके पास। नाउ आई कैन इजीली फाइंड आउट द लेंथ बिटवीन पी एंड क्यू। ये लेंथ कितनी थी? 24। सो क्या होगा? इन फ्रंट ऑफ क्यू स्मॉल क्यू, ये हमने पी एंड आर निकालनी है। सो हम स्टार्ट ही साइन रूल करेंगे। क्यू ओवर साइन, क्यू ओवर साइन, क्यू क्या होगा जी? 68। और फिर आपके पास आएगा क्यू ओवर साइन 68। देन कौन सी चीज गिवन है? आर, आर इज 24। सो 24 ओवर साइन 40। सो क्यू आपके पास आ जाएगा 24 टाइम्स साइन 68 over sine 40. So Q will be equals to 24 times sine 48 divided by sine 40. That is 27.7 kilometers. ठीक है? So we got the value of small q, which is actually equals to the distance between P and R. Now the distance between Q and R निकल आएगा जी। अगेन यू कैन यूज द साइन रूल इजीली। तीनों एंगल्स हैं तो आप साइन रूल लगा के Q and R का भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर? So sometimes you're having the questions which are like not with the diagram. We need to make the diagram and then we can solve for different unknown values. ठीक है, क्लियर जी? So I think आज के लिए इतना बहुत है बेयरिंग का। Let me check कि आगे क्वेश्चंस जो हैं इसके रेलेवेंस ही हैं। Yeah, past papers के कुछ questions हैं, and yeah, we're having then 3-dimensional problems. That is the last thing of trigonometry. ठीक है, okay, fine. Wait for my text for the physics class. अगर तो possible हुआ तो मैं text कर दूंगा, नहीं हुआ तो इंशाल्लाह Saturday Sunday हम लगा लेंगे अच्छा सा। अल्लाह हाफिज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिनाइल यार, तुमने कल ज्वाइन ही नहीं किया। तुमने मुझे पहले कहा था कि मुझे बेरिंग्स नहीं आते, और कल की क्लास ही नहीं ली है आपने। सर मुझे पता नहीं चला, हम रात को कहीं जाना था, मैंने इसीलिए आपसे उस टाइम पे पूछा था कि आप बता दें ताकि फिर मैं ना जाऊँ। अच्छा, बात ये कि मैं आज एक दो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना पास पेपर्स के, तो फिर मैं इसका लेक्चर स्पेसिफिकली आपके लिए वो करता हूँ। वो खैर लेक्चर तो काफ़ी पेंडिंग पे हैं, वो सारे अपलोड करने। तो ये बेरिंग का मैं पहले करूँगा, ठीक है? तो ये लाजमी देखना, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर। ओके जी, सो दिस इज पास पेपर क्वेश्चन। द डायग्राम शो अ फील्ड ए बी सी डी, एवरीथिंग जो इधर लिखा हुआ है वो उधर डायग्राम में बना हुआ है। और मेन क्वेश्चन इज फाइंड द बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम बी। हमने डी फ्रॉम बी निकालना है, तो मैंने कहा था कि फ्रॉम के बाद जो आपके पास आएगा उस पे आपका कंपास बनना चाहिए। सो ये आपके पास नॉर्थ बन गया, ये बनेगा वेस्ट और ईस्ट, एंड दिस विल बी साउथ। ठीक है जी। तो आपके पास बेसिकली होगा ये, एक मिनट में जूम वाला वो निकाल लूँ कि उससे हम लाइन बना रहे हैं, दैट वुड बी लाइक मोर इजी। डी से बी, फ्रॉम फ्रॉम बी, और फाइंड द बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम बी। तो इसका क्या मतलब है कि आपको कौन सा एंगल चाहिए? मैंने कहा था कंपस से स्टार्ट होगा टुवर्ड्स, सॉरी नॉर्थ से स्टार्ट होगा क्लॉकवाइज टुवर्ड्स द लाइन। ये वाला एंगल अब आपको चाहिए। अच्छा, डी फ्रॉम बी, जी बिल्कुल यही एंगल चाहिए। तो कैसे फाइंड आउट हो सकता है? अगर मेरे पास ये वाला एंगल आ जाए तो 90 में से माइनस करूंगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट का टोटल 90 बनता है। तो ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। देखिए, दिस इज 90, दिस इज 90, एंड दिस लेंथ इज कॉल्ड बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। तो ये वाला एंगल हम लोग निकाल सकते हैं, वो होगा टेंजेंट एंगल बी। आपके पास होगा थ्रू प्रॉपर ब्रशेस 450 ओवर 350। ठीक है, तो एंगल बी विल बी इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 45 ओवर 35। ठीक है जी। सो ये जरा आप कैलकुलेटर में कर लेते हैं। टेंजेंट इनवर्स 45 डिवाइडेड बाय 35, तो ये आपके पास आ जाएगा 52.13 कर लें डिग्रीज। ठीक है जी, नाउ दिस एंगल विल बी 52.13 डिग्रीज। सो क्या बनेगा जी बेरिंग? मुझे तो ये वाला एंगल चाहिए, सो आई विल जस्ट सब्ट्रैक्ट 90, क्योंकि ये पूरा जो एंगल आपके पास बनेगा दिस विल बी 90। सो 90 माइनस 52.13, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 90 माइनस 52.13, you will get 37.87। अब सही ये है कि इसे 3 डिजिट्स में होना चाहिए मेन, इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, इट वुड बी 38 डिग्रीज। ठीक है, 38, सो बेरिंग आएगा 038 डिग्रीज। ठीक है जी, क्लियर? सो दिस इज हाउ वी नीड टू फाइंड आउट द एंगल्स। एनी प्रॉब्लम विद एनीवन? तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है क्या सिनेरियो बनता है, उस पे उसके बाद ही सारी वर्किंग होती है। अच्छा, नाउ कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम डी टू ए। डी टू ए डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डी से ए ये वाला है, और ये एंगल हम लोगों ने निकाल लिया था। दिस एंगल वाज ऑलमोस्ट कितना बन रहा था? 53 बन रहा था, 52 पॉइंट समथिंग। वो भी हमने डिलीट कर दिया यार। एनीवेज, डी टू ए अगर ये राइट एंगल देखा जाए तो डी टू ए के लिए मुझे अगर एक एंगल मिल जाए या फिर लेंस मिल जाए, दोनों काम हो सकता है। तो शॉर्ट वे क्या होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 350 है, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगे।
This is 350 and ये वाली लेंथ से इस वाली लेंथ को निकाला जा सकता है. ये वाला angle है and then you're having this angle. This angle you can easily find out. Calculate the distance from D to A. 140 आपके पास ये है, ये 90 डिग्री होगा. सो अगर मेरे पास ये वाला एंगल आ जाए तो उससे भी हेल्प आउट मिल सकती है. क्या किया जाएगा? D to A. राइट एंगल कंफ्यूज कर रहा है. एनीवेज 400 Sir, G. sir, the bearing at A, when we subtract 90 from 140, we will get that angle for that triangle over there. Yeah. And from that angle, we can measure both of these lengths, and that is like very important. Yes, यही एक तरीका बन रहा है. Any other way हम इसे यूटिलाइज ना करें अगर डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल पे हो सके कुछ? This length can help us. No. This is the angle, so we need this angle. No. Yeah, this is the only possible way. See, this is a proper right angle triangle. Okay, just let me know this thing. This is a right angle triangle. So we got hypotenuse here. The total bearing is 140. So according to Safiya said, sir, if you subtract 90 from 140, तो ये वाला एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक 90 बनेगा. So you will get this angle, which is like very important. So 140 minus 90 would be 50 degrees. So this angle is 50. So we can find this length and this length. Both of these lengths are very important. क्या बनेगा जी? 50, ये आपके पास बनेगा base and this will be perpendicular. So okay, I'm finding out base. So base and hypotenuse given है तो cosine लगेगा. Cos 50 should be equals to curly brown here, base over 400. So 400 times cos 50 will be equals to B. So B आपके पास आ जाएगा 400 cos 50. That is 257.1. 257 फिलहाल लेते हैं, हम nearest integers पे काम कर रहे हैं. 257. So if this is 257 and this is 350, this whole will become ये length पूरी हमारे पास आ जाएगी और ये वाली भी आ जाएगी. Yes, and then we can use Pythagoras theorem. Okay, if this is 257, ये जो patch है, this patch is 350. So ये जो आपके पास A से लेकर इस point तक का distance है, that distance should be 257 plus 350. ठीक है? 257.1 decimal place तक चले जाते हैं यार, ये ना हमें हमारी accuracy disturb हो जाए. So it would be what? Plus 350 कर दें तो यह आ जाएगा 607.12. 607.12 meters. Okay, now I'm finding out the perpendicular. ताकि मैं 450 से माइनस कर सकूं तो मेरे पास ये वाली लेंथ आ जाए. If I got this length तो मैं Pythagoras theorem यूज करके ये वाली लेंथ निकाल सकता हूँ. So perpendicular के लिए you're having hypotenuse में sin यूज कर लेता हूँ. Sin 50 some people have. ये अच्छे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा which is 400. So perpendicular आपके पास आ जाएगा 400 sin 50, which is 306.4.
306.4. ठीक है जी. So you got 306.4 this length. Now you can have this patch. So 450 minus 306.4, you'll get 143.58. So 143.58. The whole of this length is 143.58. यहाँ से लेके यहाँ तक. And the second length is 607.12. So you can find the hypotenuse by using Pythagoras theorem. H square is equals to 607.12 square plus 143.58 square. So ये H आपके पास आ जाएगा. Root of 607 square plus 143.58 square. So it's almost 623.76. 623.8 कर लेना. ये meters आपके पास आ जाएगा. The distance from A to D. ठीक है जी. Clear? So ये थोड़ा सा जरा सर tricky. एक बार दोबारा समझा सकते हैं? सारा दोबारा समझाऊं? मैं जल्दी से बता दूं. देखिए सबसे मेन जल्दी पार्ट थी जल्दी जो बताइए। हाँ सबसे मेन पार्ट जो था ना वो ये एंगल फाइंड आउट करना था. ये 140 पूरा आपको पास दिया हुआ है. If you subtracted 90 you got 50 here. Now this angle will lead you, आप इसका एक पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं. यहाँ से मैंने खुद राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया. ठीक है. तो इस 50 डिग्री एंड आई एम हैविंग वन लेंथ, तो उससे मैं दूसरी लेंथ निकाल सकता हूँ और ये वाली भी निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है. अब मैंने परपेंडिकुलर निकाल लिया, वो बन रहा था 306.4. बेस निकाल लिया, वो बन रहा था 257.12. अब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है 257.12 और उसमें फिर 350 मैंने ऐड किया टू गेट दिस होल लेंथ. ये जो स्ट्रेट आपके पास लाइन आ रही है. अब बेसिकली AD मैंने फाइंड करना है ना, तो उसमें मैंने बेस इसकी निकाल ली. अब मेरा टारगेट था टू फाइंड आउट दिस हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक. अगर ये मेरे पास हाइट आ गई तो आप हाइपोटेन्यूज इजीली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो मैंने इसी के लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर निकाला व्हिच इज 306.4. नाउ होल ऑफ दिस लेंथ इज 450. तो अगर मैं इसे माइनस करूं 306.4 तो आई विल गेट 143.58. ठीक है. सो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर. 306 क्यों किया माइनस? माइनस क्यों किया? हाँ मतलब वो वाली हाइट निकालने के लिए 3064 को क्यों किया माइनस? देखो ना, पूरी हाइट 450 है ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी है? 306. सही है सही. तो ये पैच आ जाएगा. ठीक है जी. उसके बाद फिर आपने पाइथागोरस लगा के तो ये काम कर लिया. ठीक है सही है. Fine जी. Now the diagram show a field ABCD on a ground, horizontal ground. There is a vertical pole at C. Vertical pole at C का मतलब ये कि ये इस तरह का पोल यहाँ पे है. ठीक है. 3 डायमेंशन में थोड़ा चला जा रहा है. लाइक जिस तरह ये नॉर्थ बना हुआ है, आप कंसिडर करें नॉर्थ बिल्कुल ऊपर की तरफ आ रहा है वर्टिकली. मतलब इट्स काइंड ऑफ लाइक जिस तरह स्ट्रीट पोल्स होते हैं इस तरह ये खड़ा हुआ है यहाँ पे. अब there is a vertical from B. The angle of elevation of the top of the post is 19. From B, the angle of elevation. कल हम लोगों ने angle of elevation पढ़ा था. So ये reference point बनेगा. B से reference point बनेगा और ये वाली जो angle आपके पास बनेगा that should be 19 degrees. Okay, he said find the height of the post. निकल आएगी जी height इस post की. ये 90 डिग्री का एंगल होगा, याद रखिएगा, बिल्कुल वर्टिकल है. So you have this angle as 19. You're having base given, so you just need to find out the perpendicular one. So क्या होगा? Tangent 19. That would be perpendicular over base. So it is tangent 19. 107 आप इसके साथ multiply कर दें तो perpendicular height आ जाएगी. ठीक है. So 107 times tangent 19. It is 36.8. So the perpendicular height would be 36.8 meters. ठीक है. ये जो पोल की हाइट थी that is 36.8.
So जब वो vertical height की बात करते हैं तो it means that it is like making 90 degree angle, बिल्कुल vertical है. और 20 से उसने angle of elevation दिया हुआ था, that is 19. So ये right angle triangle बन गया. Base आपके पास given है, you just need a perpendicular one. So I use the tangent ratio. ठीक है जी, clear? Next पे चलते हैं जी. उसने अब now he said that use the cosine rule to find angle BAC. You need to use the cosine rule to find angle BAC. ये वाला angle चाहिए पूरा. So cosine rule का क्या था हमारे पास? BAC, definitely we need the angle A. अब वो angle वाली तो हमने ratio याद नहीं की थी, तो you can start with which thing? In front of A small a, ये small b बनेगा, ये small c बनेगा. So अगर angle A चाहिए तो you need to start with A square. A square is equals to B square plus C square minus 2BC into cos of angle A. Now this is like unknown, ये अब हमने find करना है. So we have the value of A, that is 107 square. B को इधर ले आता हूँ वो minus हो जाएगा. So that is 132 square. C को भी इधर ले आता हूँ वो minus हो जाएगा. That is 158 square. अब do not take minus 2BC उधर लेके जाएं तो plus 2BC. No, minus 2BC is actually multiplying with cos A. So ये वहां जाके divide होगा. ठीक है, cos A को मैं यहाँ रखता हूँ अकेला, और नीचे जो है वो -2B divide होगा BC जो है. So B हमारे पास है 132 and C is 158. ठीक है जी. So cos angle A आपके पास आ जाएगा 107 square minus 132 square minus 158 square divided with -2 into 132 into 158. So that is giving me like in the decimal. So मैं थोड़ा सा यहाँ पे आंसर लिखता हूँ. ठीक है, आप लोगों ने डेसिमल मेंशन किया, चलो मैं मेंशन कर देता हूँ. It is 0.742 कर देते हैं. Now angle A will be equals to cos inverse of this thing. अब ये आपने राउंड ऑफ नहीं करना वहां पे ताकि एक्यूरेसी डिस्टर्ब ना हो. एंगल A will be equals to आपने shift cos inverse और साथ आंसर लिखना है. You got 42.1. ठीक है जी. So this is the angle A. So we actually use this thing to find out the we use cosine rule to find out the angle BAC. Clear? Okay, I'm going to the next one. Now use the sine rule to find the angle CAD. Use the sine rule. I think this we can solve. CAD, where is CAD? ये angle चाहिए, cosine rule होगा. So in front of A small a, ये small c है और ये small d है. So angle A चाहिए तो sine angle A over small a should be equals to sine angle D over small d. ठीक है, तो sine angle A मैं डायरेक्ट आगे कर रहा हूँ. हमारे पास A है 86 times sine angle is 116, and then we need to divide it with D, which is 132. So we got in a decimal. Then I'm taking sine inverse of the answer to get the angle, that is 35.8. So the angle A will be equals to 35.8. 35.8. Now calculate the area of the field. Which field? The whole field? Okay, no problem in that. मैंने पिछले क्वेश्चंस में ये वाला एंगल फाइंड किया था ना जी. फाइंड वो कितना बन रहा था? 42.12. Now to find out the area of the field, हमारे पास दो ट्रायंगल हैं. हम इन ट्रायंगल्स को जो फॉर्मूला है बेसिकली उसमें करते हैं. So I'm finding out the first ABC. Okay, area of ABC, area of A, B and C इस ट्रायंगल का. So याद रखिएगा दो लेंथ्स इंक्लूडेड एंगल होता है. ठीक है, so I'm using 1/2 that is in front of A is small a, ये वाला था C and this one is B. इन ट्रायंगल में ये B है.
सो देखिएगा 1/2 b इंटू सी इंटू साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, जो चीज अवेलेबल है आपने वो यूज करनी है, क्योंकि सिर्फ इस ट्राइंगल में मेरे पास एंगल ए है। सो b वुड बी 132 टाइम्स c वुड बी 158 into sine of angle 42.12. ये आप कैलकुलेटर में लिखेंगे, you'll get the answer 1 divided by 2 multiplied by 132 multiplied by 158 multiplied by sine 42.12. So we got 6993.9. यार कोई एक बंदा और भी साथ मेरे कैलकुलेट करे ताकि ये ना कोई गलती हो तो फिर प्रॉब्लम हो। सो आई एम जस्ट राइटिंग 6994. ठीक है, दैट इज मीटर स्क्वायर। अब same is the case with this triangle. So we are having this length and this length. तो ये वाला एंगल चाहिए हमें। जो दो लेंथ्स होती हैं उनका इंक्लूडेड एंगल यूज होता है। सो दिस इज 116, दिस इज 35.8। तो मैं इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ 180 minus 116 minus 35.8। ठीक है, so 180 minus 116 minus 35.8 which is 28.2। ठीक है, so this angle is 28.2। so अब इस ट्राइंगल का निकालते हैं 1/2। देखिएगा a इंटू डी इंटू साइन ए सी डी है ना, इंटू साइन सी, a टाइम्स d टाइम्स साइन c। यह आ जाएगा 1/2। a क्या है जी 86, और इसके अलावा d क्या है 132, साइन एंगल c बनेगा 28.2। ठीक है, so it would be 0.5 into 86 into 132 into sine 28.2। so 2682 आ रहा है मेरे पास, 2682.2। नाउ ये ट्राइंगल इसका ये है और ये वाला जो फर्स्ट ट्राइंगल है उसका ये है। so the total area would be, I will just add both of them, 699 6999 था हमारे पास, नो 6994 प्लस 2682.2। सो ये आप ऐड कर दें, प्लस 6994 प्लस 2682.2, इट्स 9676 इधर हमने राउंड ऑफ कर दिया था, आई एम नॉट राइटिंग दिस, 9676 मीटर स्क्वायर। This is the total area of the field. ठीक है, so in this way you will get the questions in the exams. तो trigonometry के 10-12 मार्क्स इस तरह आ जाते हैं हमारे पास पेपर 4 में। ठीक है, इसमें बेरिंग भी इंक्लूड हो जाएगा, उसमें इस तरह एरिया भी निकालेंगे, कोसाइन साइन रूल, all of things। ठीक है जी, any problem with anyone? Okay, cool. अब ई पार्ट उसने दे दिया जी, फाइंड द बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम ए। ओके, फ्रॉम ए, ऑलरेडी उसमें नॉर्थ बना हुआ है। अगर नॉर्थ बना हुआ है तो हम लोगों ने क्या करना है जी, फाइंड द बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम ए। डी कहाँ पे है जी, ये वाला, तो ये पूरा एंगल हमें चाहिए। सो दिस एंगल वाज लाइक, Sir, ये वाला दिया हुआ है, this is 70, we have to find A from C. oh yeah, exactly, I didn't read the whole statement, sorry for that। find the bearing of D from A is 070। What is happening? Okay, so this angle is given, that is 70। We need to find the bearing of A from C। From C का मतलब है यहाँ पे आप लोगों ने कंपास बना लेना है। So कंपास जरा अच्छा सा बनाते हैं क्योंकि हमें ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। वाओ, ये थोड़ा बेहतर बन गया, और यहाँ पे हम लोग okay, so from C, bearing of A from C, so we need to find out the angle of from the north till this point। जी कैसे कर सकते हैं फाइंड जी, एनी आइडिया? ये पूरा एंगल 70 गिवन है, ये हमें हेल्प आउट कर सकता है। अगर ये 70 गिवन है, अभी हम लोगों ने पीछे ये वाला एंगल भी फाइंड आउट कर लिया था, ये क्या था? दिस वन वाज
35.8. 35.8. तो if this is 35.8, हम ये वाला एंगल ऊपर वाला भी फाइंड कर सकते हैं. 70 minus 35.8, that is 34.2. ये वाला एंगल बनेगा 34.2. ठीक है. अब एक मिनट जरा, लेट मी जस्ट हाईलाइट द z थिंग. ये पूरा आपके पास जा रहा है और ये बनेगा z. बनेगा z. So if this is 34.2, it means that this angle is also 34.2. ये पूरा एंगल 34.2. So क्या करेंगे जी पेयरिंग के लिए? 180 plus 34.2. 180 plus 34.2. That is 214.2. ठीक है जी. So this is the answer. जी, any problem with anyone? I think things are clear. कोई मसला नहीं है इतना खास. Okay. Now we're shifting to the last topic of this trigonometry, which is three-dimensional problems. Three-dimensional में भी आपका वो पूरा बन रहा होगा like this cuboid. लेकिन अब मसला ये है, इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं गिवन कि हम लोगों ने निकालना क्या था. डायग्राम शो अ cuboid and क्वेश्चन ही नहीं हम लोगों ने पेस्ट किया. Wow, such a great person we are. एक मिनट रुकें, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई कि मैंने कहाँ से उठाया. मैं इसको जरा देखता हूँ. जस्ट वेट. पेपर 4 होगा या पेपर 2? should be cuboid. Cuboid. नहीं भाई, ये तो उसमें नहीं है. एक मिनट. Yeah, we got a question and he's saying calculate angle HAF. हम लोगों ने Sir, एंगल could you tell me किस year का paper है? ये किस year का question है? ये है, एक मिनट, लेट मी राइट डाउन फर्स्ट, ये मैं भूल जाऊंगा. हम लोगों ने एंगल निकालना था कौन सा? HAF. किस ईयर का क्वेश्चन है ये आप जानना चाह रही हैं? एक मिनट. Yes, sir. This is from zero. It is 2 मई जून 20 का. वेरिएंट 2 है और मई जून 2020. Okay, sir. Okay. अच्छा. Now see, we need to find out the angle HAF. HAF कौन सा एंगल है जी? ये वाला देखें. It's kind of like this one. This is a 3D cut. ठीक है. Proper उसने diagonal cut किया हुआ है. So HAF का एंगल हमें फाइंड आउट करना है. और देखिए डायमेंशन के साथ दी हुई हैं. This is 6, this is 6. So we can easily find out the hypotenuse because this angle will be 90. है ना ये 90. तो so, आपको इस तरह परसीव करना पड़ेंगी चीजें. और ये एंगल भी 90 है. If this is 8, what about this length? Cuboid में ये भी 6 ही होगी because height is always same. ये 6 है तो ये भी 6 होगी. तो आप ये वाली लेंथ भी निकाल सकते हैं. और ऊपर वाला अगर हम लोग देखें, जो आपका ऊपर वाला ये रेक्टेंगल बनेगा, ये लेंथ भी 8 होगी because this one is 8. And what about this length? This length would be 6.
तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए। अभी अगर तीनों हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ जाएं तो इसका मतलब है इस ट्राइंगल में हमारे पास ये लेंथ भी आ गई, दिस लेंथ इज ऑल्सो, दिस लेंथ ऑल्सो, तीनों हमारे पास आ जाएंगी लेंथ्स। तो क्या होगा जी, वी कैन यूज कोसाइन रूल, लगा सकते हैं ना कोसाइन रूल टू फाइंड आउट दिस एंगल। इसके अलावा कोई तरीका कार हो सकता है इसको सॉल्व करने का? ये ना हम कोई बहुत बड़े मेथड से जा रहे हो। आई थिंक ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था शायद, या दोबारा चेक कर लेंगे ये क्या होगा। वेल एनीवेज आई एम फाइंडिंग आउट दिस वन। ये √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो इट वुड बी 10। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। 6 का स्क्वायर होता है 36, इसका होता है 64, रूट लेंगे तो 10 आ जाएगा। 6 और 6 कितना होता है 36 प्लस 36 72, सो दिस लेंथ वुड बी 72, और 8 और 6 ये ऊपर भी 10 होगा। सो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। 2 10 की लेंथ है और एक हमारे पास √72 की है, ठीक है। सो इन फ्रंट ऑफ ए वुड बी स्मॉल a, in front of h would be small h, and in front of f would be small f, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को यहां तक अभी चीज क्लियर हो। किसी को कोई मसला है तो मुझे बताए। Any problem with anyone? So I'm using cosine rule now. So I will start from the unknown thing, which is a, ठीक है, एंगल a चाहिए ना। So a का स्क्वायर is equals to b square, b था साथ, और क्या चीज नहीं, b नहीं था यार। We're having a, f and h. So हम लोग को उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। a square is equals to h का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस 2hf इंटू कॉस एंगल a, ठीक है जी। सो a आपके पास क्या है जी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ a, दैट इज 10 स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, ठीक है। माइनस h क्या होगा, दैट इज ऑल्सो 10 स्क्वायर, माइनस f वुड बी √72, तो f का स्क्वायर हो जाएगा सीधा सीधा 72, डिवाइडेड बाय -2 hf, h था 10 और f आपके पास, यार आई हेट दिस रूट थिंग, ये नहीं आना चाहिए था इधर, एनीवेज, इक्वल्स टू कॉस एंगल a, ठीक है जी। तो ये हम सारा इनपुट करते हैं, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, व्हाई वी आर लाइक पुटिंग इट। सो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ से कैंसिल हुआ, 72 2 1s are 2 236, so 3.6 over √72, 3.6 divided by √72, और उसका हमने लेना है cos inverse आंसर। So I got the angle of 64.89. एंगल ए आ गया जी मेरे पास, ठीक है जी, क्लियर। So this is how you need to apply the trigonometric things. आप लोगों में Pythagoras theorem भी यहाँ पे अप्लाई हुआ है और cosine rule भी अप्लाई हुआ है to get the angle. Any problem with anyone? Okay, cool. I'm going to the next question. ओके सो मैं स्टेटमेंट रीड नहीं कर रहा ऑलरेडी, वो सारी चीजें उसने लिखी हुई हैं ऊपर मेंशन की हुई। कैलकुलेट द एंगल द एवी मेक्स विद द बेस। हम लोगों ने कौन सा एंगल निकालना है, विच द लाइन एवी, वेयर इज एवी, एवी ये लाइन है, वो बेस के साथ बना रहा है, तो ये एंगल बनेगा, ठीक है। दिस इज द एंगल जो बेस के साथ बना रहा है वो, दिस होल इज अ बेस, ओके, जो नीचे है, तो उसने ऑलरेडी डायगोनल दिया हुआ है, तो आपने ये वाला एंगल उठाना है। So this angle we need to find. So for that I need this length, और मेरे पास ये लेंथ भी हेल्पफुल होगी, और ये वाली लेंथ ऑलरेडी गिवन है जो स्लांट हाइट है। So अब क्या किया जा सकता है, इन दो में से ये जो या तो परपेंडिकुलर मेरे पास आ जाए या ये वाली लेंथ आ जाए, तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकता हूँ। So ये जो पूरी हाइट है ये तो लाना मुश्किल ही है, ये 11 हमें हेल्प आउट कर देगा
क्योंकि स्क्वायर बेस है. इफ दिस इज 11 दिस इज ऑल्सो 11 और स्क्वायर का एंगल क्या होता है 90 डिग्री. सो दिस वन वुड बी 90. सो 11 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर. सो ये होगा अंडर रूट 11 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज हम लोगों ने निकालना है. 11 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर क्या बनता है जी 242. सो ये बनेगा रूट ऑफ 242. ठीक है जी. दिस लेंथ, इफ दिस होल लेंथ इज 242 तो मुझे तो सिर्फ ये वाली लेंथ चाहिए, हाफ ऑफ इट. सो इट वुड बी रूट ऑफ 242 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, हाफ हो जाएगा. नाउ आई एम हैविंग बेस and I am having hypotenuse, so I need this angle. So base and hypotenuse, I will use cos. Cos angle A will be equals to root of curly brown here 242 divided by 2 और नीचे hypotenuse आ जाएगा 186.8.6. ठीक है जी. So you need to put all of the thing in the calculator to get the answer. मैं पहले निकाल रहा हूँ. Root of 242 divided by 2. Oops. Divided by 2, that one would be 7.77 something, divided by 18.6, that one is 0.418 and something. आगे shift cos inverse हमारे पास आ गया answer, it's 65.3. So the angle A will be equals to 65.3. ये आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है जी. सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ कि यार बेस के साथ पता नहीं कौन सा एंगल बन सकता है. यहाँ तो 1000 एंगल बन सकते हैं. मैं यूं वाला बनाऊं या यूं वाला बनाऊं, सारे बेस के साथ बन सकते हैं. आपने डायगोनल के साथ लेना है. जी जी. वो 11 वाला मुझे नहीं समझ आया जो आपने ये वाली निकाली है बेस. ये ट्रायंगल, ये देखें, ये जो ये नीचे वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे. ये इस तरह का ट्रायंगल बनेगा. ये सिर्फ उसने थोड़ा टिल्ट करके बनाया हुआ है तो आके कंफ्यूजन हो बच्चे को. ये 11 है, ये भी 11 है, तो ये वाला क्या लेंथ होगी 242, रूट ऑफ 242. हाइपोटेन्यूज है ना, मैं पाइथागोरस डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ. बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. सो 11 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर और रूट आएगा. करेक्ट. ये पूरी लेंथ हाइपोटेन्यूज है इधर, सही है. और मुझे हाफ चाहिए तो इसलिए मैंने 242/2 कर दिया. ठीक है जी, क्लियर. सो दैट्स ऑल विद ट्रिग्नोमेट्री. इंशाल्लाह टुमारो मैं आज रात को टाइम सुबह की एक क्लास रख लेते हैं मैथ की, जिसमें हम सर्कल्स कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी, उसके सारे रूल्स और वो. और हार्डली 2 दिन लगेंगे हमें स्टैट्स पूरी कंप्लीट करते हुए, और प्रोबेबिलिटी में भी हमें 2 ही दिन लगेंगे. ठीक है, तो सिलेबस पर ऑलमोस्ट फिनिश ही है इसका. ठीक है, ओके. मैं फिजिक्स के लिए टेक्स्ट करता हूँ, थोड़ा सा मुझे ज़रा देखने दो चीज़ें. अल्लाह हाफ़िज़.